ম্যাম হ্যাঁ বলো। একবার হোয়াটসঅ্যাপটা চেক করবে। আচ্ছা এক মিনিট। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस सर। अच्छा अच्छा देख, हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सिर्फ मेटेरियल वाला पार्ट ही किए थे, इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसके साथ लेबर कॉस्टिंग भी जो है वो वाला भी करेंगे, मतलब लेबर का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 1 2 कितना तक हुआ था, 3 तक हो गया था, ठीक है। अभी हम लोग इलास्ट्रेशन 4 से स्टार्ट करेंगे। इलास्ट्रेशन 4 देखो क्या दिया है। ABC Limited produces an article by lending two basic raw materials, ठीक है। दो रॉ मेटेरियल से ABC लिमिटेड एक आर्टिकल बनाता है, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स इनका बनेगा उसमें दो तरह का रॉ मेटेरियल इंक्लूडेड रहेगा, A और B। It operates a standard costing system and the following standards have been set for raw materials। तो इन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिया है, मतलब पहले अपना एक जो है मतलब जो करना चाहिए, मतलब जैसे करके प्रोडक्शन हो सकता है, मतलब स्टैंडर्ड मतलब एक सोच, ठीक है। वो उन्होंने सोचा है कि कितना ए रॉ मेटेरियल लग सकता है 40% और बी लग सकता है 60%, ऐसा इनका मानना है। और ये भी मानना है कि ये ए मेटेरियल मार्केट में 4 पर केजी करके मिल जाएगा और बी जो है 3 पर केजी करके मिल जाएगा। द स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेसिंग इज 15%। अब ये प्रोसेस करते हुए 15% का लॉस हो सकता है, ऐसा भी इन्होंने सोच रखा है। ड्यूरिंग अप्रैल 2021 द कंपनी प्रोड्यूस 1700 kg ऑफ फिनिश गुड्स, बट कंपनी ने एक्चुअली में 1700 kg ऑफ फिनिश गुड्स जो है प्रोड्यूस किया है। तो ये जो स्टैंडर्ड बना हुआ है ये 1 यूनिट के लिए बना हुआ है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये एन आर्टिकल, ठीक है, मतलब एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए ये जो स्टैंडर्ड बना हुआ है ना, ये एक यूनिट के लिए, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में एक यूनिट नहीं बना हुआ है, एक्चुअली में 1700 kg बना हुआ है, ठीक है। तो 1700 kg फिनिश गुड्स बना है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग को कंपेयर करने के लिए 1700 में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि हम लोगों ने जो सोचा था और जो एक्चुअली में हुआ दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। और दोनों में जो फर्क है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल केस है या फिर एडवर्स केस है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, द पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ये थोड़ा सा लेकिन क्वेश्चन अलग टाइप का है, देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं बोलेंगे, मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पोजीशन ऑफ स्टॉक एंड परचेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 एज अंडर, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, अगर ध्यान हटा दोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो स्टॉक का पोजीशन देखो, ओपनिंग स्टॉक है ए रॉ मेटेरियल का 35 kg, क्लोजिंग स्टॉक है 5 kg और परचेज हुआ है 800 kg और यहाँ पर लिखा हुआ है 3400, ये रुपीज में लिखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ, ये जो कॉस्ट लिखा हुआ है ये किस चीज का लिखा हुआ है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट किस चीज का लिखा हुआ है, बता सकते हो ये कॉस्ट किस किस चीज का लिखा हुआ है। 3400 रुपीज जो मेटेरियल खरीदने में खर्चा हुआ होगा वही लिखा हुआ होगा, सोच के देखो। ये ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितने में खरीदा गया था वो तो हमें नहीं पता, देखते हैं आगे क्या बोला। यहाँ बोला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड प्राइस। तो ओपनिंग स्टॉक मेटेरियल्स का जो भी है, चाहे वो ए हो या फिर बी हो, ये जो खरीदा गया था इसका स्टैंडर्ड प्राइस का रेट लगाया गया है, ठीक है। मतलब 4 और 3 इसका जो प्राइस है ये 4 और 3 होगा, मतलब ये तो किलो है क्वांटिटी, और इसका अगर वैल्यू निकालने बोले तो ये 4 और ये 3 हो जाएगा। अच्छा अब क्लोजिंग स्टॉक में इतना इतना रॉ मटेरियल रह गया है और इतना रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया गया था, और यहाँ पर ये
प्राइस दे रखा है, तो ये परचेज प्राइस है। तो बता सकते हो एट द रेट कितना करके परचेज किया होगा, एट द रेट प्राइस बता सकते हो कितना है? गुड इवनिंग शुभजीत, गुड इवनिंग मैम। बता सकते हो एट द रेट प्राइस कितना होगा? मैम ए का 4.25। 4.25 डिवाइड करने से जितना आएगा ना, 4.25 अगर आ रहा है तो 4.25 भी होना। बी का 2.5। 2.5, अच्छा कैसे मिलेगा? 800 kg परचेज हुआ है 3400 से, तो सिंपल, ये तो 1-2 का चीज है। ये देखो ऐसे करके डिवाइड करो, 3000 डिवाइडेड बाय 1200, तो हम लोग को पता चल गया कि रेट क्या है, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम लोग का रॉ मटेरियल ओपनिंग, क्लोजिंग एंड परचेज ये सब दे रखा है, बस और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्ट हमें नीचे यहाँ पर बोल रखा है क्या कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज, ठीक है, प्राइस यूसेज, और आगे देखते हैं यील्ड और मिक्स और टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, बस ये सब हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। पहले हम कंसेप्चुअली दिखा देंगे, फिर जो मैंने ट्रिक दिखाया था जिससे हम लोग जल्दी कर सकते हैं टेबल फॉर्मेट, वो वाला भी बता देंगे। वो भी लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि वो इलॉजिकल है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 4 देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड क्या अवेलेबल है, तो ये लिखने से पता चलेगा लॉजिकली कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड जो है वो 1 यूनिट आउटपुट के लिए है, सॉरी 1 आर्टिकल के लिए, 1 यूनिट नहीं 1 आर्टिकल के लिए, ठीक है। इसमें ए और बी दो मटेरियल का कॉम्पोजिशन होगा जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर क्वांटिटी और ये रेट। तो देखो यहाँ पर 40% और 60%, मतलब 40-60 बोल सकते हैं, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100, तो यहाँ पर 4 इंटू 4 और इंटू ये हो गया 3, तो ये हो गया 160 और ये हो जाएगा 180, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल करते ये हो गया 100। अब क्वेश्चन में हमें एक स्टैंडर्ड लॉस भी बताया था 15%, तो यहाँ पर लॉस को लेस कर देते। 15% मतलब 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 85, तो ये क्या आ गया आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट आ गया। ये हमारा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या बता रहा है, स्टैंडर्ड ये बोल रहा है कि एक आर्टिकल को एज ए फिनिश गुड्स पाने के लिए, ठीक है, अगर हम लोग एक आर्टिकल प्रोड्यूस करना चाहते हैं 2 बेसिक रॉ मटेरियल से, तो उसमें हमारा ये कॉम्पोजिशन बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, 8 और 6 ऐड करने से कितना हो जाएगा 340 शायद, ठीक है, तो 340 हो गया, ये हम लोग का स्टैंडर्ड है। अच्छा, अब हम लोग एक्चुअल केस भी देख लेते हैं, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बनाते हैं। एक्चुअल में 1700 आउटपुट लिया गया है, देखो एक्चुअल में 1700 केजी फिनिश गुड्स बना है, केजी फिनिश गुड्स बना है। यहाँ पर एक फिनिश गुड्स का ये डिटेल्स इन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग को कॉस्ट कैलकुलेट करने बोले तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया ए रॉ मटेरियल, ये बी रॉ मटेरियल। पहले ये सोचो कि कंजम्पशन जो है वही ना हम लोग देखेंगे, जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 35 किलो जो ओपनिंग स्टॉक है, 35 किलो जो ओपनिंग स्टॉक है उसका कॉस्ट कितना करके, उसका कॉस्ट हमें स्टैंडर्ड प्राइस पे करने के लिए बोला गया है, तो इसीलिए मैंने उस पे कैलकुलेट किया। और बी जो 40 केजी है उसका भी स्टैंडर्ड रेट पे कैलकुलेट होगा, तो 3 हो गया। तो सिर्फ इतना रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं हुआ है, इसके अलावा और कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक जो था वो यूज हुआ होगा। जब हम लोगों ने फिनिश गुड्स बनाना स्टार्ट किया है तो पहले पुराना वाला रॉ मटेरियल यूज होगा। नॉर्मल सेल्स हमें यही बताता है, जब हमें कुछ वेटेड एवरेज वगैरह नहीं बोला है, हम लोग फीफो की तरह ही ना सोचेंगे। तो यहाँ पर 35 और 40 इतना इतना किलो जो है हम लोग का रॉ मटेरियल यूज हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 800 किलो हम लोगों ने रॉ मटेरियल खरीदा है, लेकिन 5 किलो अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक में रह जाता है तो कितना हम लोगों ने यूज किया होगा,
800 किलो में से अगर हम लोग का 5 किलो जो है रॉ मटेरियल रह गया है तो हम लोगों ने कितना यूज किया होगा, 800 माइनस 5, ठीक है। और इसका रेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिमिलरली 1200 में से 50 केजी जो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक में रह गया है, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग रेट लगा लेते हैं। रेट कितना कितना है यहाँ पर, रेट हम लोगों को खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट होगा, 3400 डिवाइडेड बाई 800, ठीक है। क्योंकि रेट कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सब जो है एक के साथ एक जो है लगातार दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो हम लोग को इतना तो समझना पड़ेगा। देखो जैसे 3400 अभी अभी दिखाया ना मैंने, 800 किलो खरीदने के लिए इतना हम लोगों ने पैसा पेमेंट किया है। तो इसका मतलब पर यूनिट का कितना हो जाएगा, पर किलो का, कि यहाँ पर तो यूनिट बता दिया है, पर किलो का कितना हो जाएगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो अगर प्रॉब्लम होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं 4.2। 3000, हाँ 3400 डिवाइडेड बाई 800, ये करने पे हमें रेट मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये क्वांटिटी, ये क्या हो गया, ये रेट, ठीक है। यहाँ पर ये वाला क्वांटिटी होगा और ये वाला क्या बन रहा है, रेट। और कैसे हो रहा है, मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए कि कहाँ से आया ये वाला रेट, ठीक है। तो ये 3000 डिवाइडेड बाई, तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट रेट लिख के भी कर सकते हो, ये रहेगा कॉपी में तो समझ में आ जाएगा ना कि किस तरह से कैलकुलेट हुआ। अब ये प्लस ये इतना रॉ मटेरियल हम लोगों ने यूज किया इतने अमाउंट का, अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन करके देखो, करो तुम लोग कैलकुलेशन कितना आता है, देखो 35 इंटू 4, ये हो गया 140 प्लस 800 में से 5 किलो रह गया, 795 कंज्यूम्ड हुआ है, इंटू 3400 डिवाइडेड बाई 800, ये हमारा रेट निकल रहा है, ठीक है। तो ये 3378.5, 3378.5 मैम हो गया, ठीक। ये का 3518.75। हाँ 3, ये टोटल हो जाएगा 3518.75 ऐसे आएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा सा यहाँ पर जगह रखना कम हो गया है तो तुम लोग थोड़ा सा ठीक करके लिखो, ठीक है। अब 40 इंटू 3, ये कितना हो गया 120 प्लस यहाँ पर कितना कंजम्पशन हुआ है, 1200 में से 50 केजी कंज्यूम्ड नहीं हुआ है तो 1150, और इसका परचेज प्राइस क्या था एट द रेट 3000 किलो, हम लोगों ने 3000 रुपीज से हम लोगों ने 1200 किलो परचेज किया था। ये क्या है रुपीज, ये क्या है केजी, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 1200, तो कंबाइनली कर दिया मैंने यहाँ पर 2875, तो ये कैलकुलेट होके आ जाता है, टोटल करते हैं 2995, ठीक है। अब ये दोनों का टोटल करेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा। अब कौन सा दो चीज का टोटल करना पड़ेगा, 2995 और ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 2995 प्लस 3518.75, तो ये हो गया 6513.75, ये हम लोग का क्या निकल के आया बोल सकते हो, ये हम लोग का निकल के आया कि एक्चुअली हम लोगों ने 1700 किलो फिनिश गुड्स पाने के लिए कितने रॉ मटेरियल पे खर्चा किया, ये वही निकल के आया। देख लो मेरा यहाँ पर जो है जगह थोड़ा इधर साइड से लिखते तो ज्यादा अच्छा होता, तुम लोग अपने हिसाब से लिखो, तुम लोग को पता चलेगा, ठीक है। हम एक बार फिर से बता देते, क्वेश्चन आसान नहीं है। देखो यहाँ पर हम लोग को एक स्टैंडर्ड दे दिया था तो स्टैंडर्ड जैसा जैसा दिया था मैंने वैसा वैसा लिख दिया, और कुछ नहीं, बस इसको टेबल फॉर्मेट में लिखा। और एक्चुअली में हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल यूज किया, हम लोगों ने ए और बी दो तरह का रॉ मटेरियल रियलिटी में भी यूज किया है, लेकिन हम लोगों ने 35 और 40 किलो का अलग रेट से यूज किया, और बाकी जो परचेस किया था उसमें से 5 किलो और 50 किलो जो है रिमेनिंग है, तो उस केस में हम लोग का जो क्वांटिटी हम लोगों ने कंज्यूम्ड किया है वो इस तरह से हो रहा है। हम एक काम करते हैं, इस एक्चुअल को ना एक बार यहाँ नीचे थोड़ा सा क्लियरली लिख देते, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। हम ऐसे करके लिख देते हैं, ये देखो ए बी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं 35 इंटू 4, ये हम लोग का आया कितना, हम अपने कैलकुलेटर पे करते जल्दी होगा, 35 इंटू 4 ये हो गया। हाँ मैम एक्चुअल में बी का कितना आया है? बी का ये वाला है मेरा 2995। मैम मेरा 3107.5 आ रहा है। अच्छा देखते हैं क्यों गलत आ रहा है, देखो हम एक बार फिर से यहाँ पर क्लियरली लिख रहे हैं
फिर प्लस यहाँ पर ये दोनों माइनस करने से ये देखो यहाँ पर ना कैलकुलेशन लिखा हुआ है, हम थोड़ा सा क्लियरली लिख देते हैं। 800 में से 5 किलो कंज्यूम्ड नहीं हुआ तो कितना कंज्यूम्ड हुआ, 795 किलो। और इसका रेट कितना करके आया, इसका रेट आया है 3400 डिवाइडेड बाई 800 करने पे 4.25, ये 4.25 करके है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके देख लो कितना हो रहा है। वहां पर अगर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं 35 इंटू 4, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 35 इंटू 4 करो पहले, तो आंसर आएगा 140 प्लस 795, 795 इंटू 4.25, तो ये हो गया 3378.75 प्लस 140, तो 351। अब देखो, अब तो क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या किया है मैंने। अच्छा, ये भी रहना चाहिए ना हमारे पास, ये भी रहना चाहिए। ये देखो 40 इंटू 3। अच्छा, यहाँ पर बाकी कंजम्पशन देखो 1200 में से 50 किलो कंज्यूम्ड नहीं हुआ है, मतलब कंज्यूम्ड कितना हुआ है उतना ही खर्चा होगा ना प्रोडक्ट में जितना कंज्यूम्ड होगा, अदरवाइज क्यों होगा, क्योंकि प्रोडक्शन में अगर हम लोग यूज ही नहीं कर रहे 50 केजी का रॉ मटेरियल तो उसका कॉस्ट क्यों मानेंगे हम लोग। और ये 3000 डिवाइडेड बाई 1200, मतलब ये कितने रेट से परचेस किया गया था, एक्चुअली 2.5 से परचेस किया गया था, 2.5, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करो तो ये हो जाएगा 120 रुपीज आ गया, प्लस 1150 इंटू 2.5, तो ये आ जाता है 2875, ठीक है। अब टोटल लगाओ तो 2995, मेरा तो इतना ही आ रहा है 2995, और ये सही है, कुछ तो गलत ये हुआ सब होगा। 1200 में से हम 5 माइनस कर रहे हैं। ओह अच्छा, तब तो ज्यादा आएगा 3518.75, तो इसमें से देखो हम लोग का क्या आ गया 6513.75। ये क्या आया पता है, ये आया कि एक्चुअली में रॉ मटेरियल पे हम लोगों ने कितना खर्चा किया है, दोनों टाइप ऑफ रॉ मटेरियल में। ये 2 बार लिख दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को ये 35 और 4, ये 14 to 3 ये तो समझ में आ जाएगा। और अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो सकता है भूल जाओगे, तो ये क्या हुआ, ये तुम लोग का हेल्प हो जाएगा कि 800 से हम लोगों ने 5 माइनस किया, क्यों, क्योंकि 5 केजी कंज्यूम्ड ही नहीं हुआ। अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो उसका वैल्यू कभी रॉ मटेरियल में ऐड होगा नहीं, होगा ना, उसी तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों ने पता कर लिया कि एक्चुअली हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल का खर्चा किया, लेकिन ये एक्चुअल खर्चा कितना यूनिट फिनिश गुड्स पाने के लिए हुआ है, तो यहाँ पर यूनिट में नहीं है, किलो में है। 1700 केजी फिनिश गुड्स पाने के लिए हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इनपुट चेक करते हैं कि इनपुट कितना किलो दिया गया था। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये है इनपुट, इनपुट रॉ मटेरियल। ये देखो रॉ मटेरियल का इनपुट 40 केजी ए, 60 केजी बी। अब सोचोगे कि केजी तो दिया हुआ नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड है ना 40%, और ये सारे चीजों को केजी में बता रखा है, तो आउट ऑफ 100 केजी 40 केजी ए, आउट ऑफ 100 केजी 60 केजी बी, तब ना जाके 40% 60% होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ये देखो इनपुट दिखा है, तो अब इसका इनपुट बोल सकते हो। यहाँ पर ए और बी रॉ मटेरियल का इनपुट का केजी मुझे बताओ, इनपुट रॉ मटेरियल क्वांटिटी में, मतलब केजी में मुझे बताओ कितना होगा। यहाँ से तुम लोग सोच के कैलकुलेट करके अगर चीज समझ में आए तो जरूर सही बता पाओगे कि कितना टोटल ए और बी मिला के क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन केजी, इन टर्म्स ऑफ केजी यूज हुआ है, बताओ। क्वांटिटी कौन सा है, लिखा हुआ तो है, मैंने यहाँ पर तो लिखा है। ये क्या हो गया, अच्छा 25 हो गया। अच्छा, ये देखो यहाँ पर तो मैंने लिखा ही था ना कौन सा क्वांटिटी है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, तो तुम लोग मुझे बताओ कितना, 85। 85। ए बी मिला के बोलना है ना, जैसे यहाँ पर 40 और 60 100, ए और बी दोनों को कंबाइन करके बोलना है। बोलो कितना होगा, ये क्या है, ये 4 और 3 क्या है, पहले तुम लोग ये बताओ 4 और 3 क्या है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, और यहाँ ये तो रेट है, ठीक है। ये क्या है, ये भी रेट है, तो ये क्या है, ये सब क्या है, रेट में क्या मल्टीप्लाई किया गया है, 35 क्या है, 35 क्या है, 35 केजी है, तो 2020। हाँ 2020, तो कितना कितना यूज हुआ है देखो। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर ही ट्रिकी है, ये देखो 35 किलो ए एंड 795 किलो ए, सिर्फ 35 नहीं है, ए का क्वांटिटी इतना और इतना, प्लस 40 किलो बी
और 1150 किलो बी। अब दोनों को अलग क्यों लिखा है? रेट अलग है ना, तभी तो अलग लिखा है। तो यहाँ पर हो गया 2020, ठीक है, ये हो गया इनपुट रॉ मटेरियल। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? लॉस माइनस करेंगे, ठीक है। लॉस क्यों माइनस करेंगे? अगर इतना इनपुट देके 1700 किलो आउटपुट मिला है, सोचो अगर इतना इनपुट देके 1700 किलो आउटपुट मिला है तो कितना लॉस हुआ होगा, या फिर लॉस नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है, पहले वो डिसाइड करो। अगर हुआ है तो कितना हुआ है ये बताओ। अगर हम लोगों ने 2020 किलो रॉ मटेरियल इनपुट देके 1700 किलो हमें आउटपुट मिला, तो क्या यहाँ कोई लॉस है? अगर है तो कितना है? अरे बोलो। अगर ये रहा प्रोसेसिंग सिस्टम, यहाँ पर अगर 2020 केजी इनपुट दिया गया और आउटपुट हम लोगों का आया है 1700 केजी, तो क्या कोई लॉस है कि नहीं है? और अगर है तो कितना है? 320 यूनिट हाँ, लॉस। 320 केजी। अब यूनिट यहाँ पर केजी में है तो हमें केजी मान के ही चलना है। तो यहाँ पर लॉस लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 320 केजी, ठीक है। ये इतना हम लोगों का लॉस हो रहा है। ये हमें क्वेश्चन में नहीं बताया था, हम लोगों ने खुद आइडेंटिफाई किया। कैसे आइडेंटिफाई किया? अगर मेरा इनपुट 2020 केजी आ रहा है और आउटपुट 1700 केजी है, तो मिडिल में लॉस तो बन रहा है, ठीक है, लॉस बन रहा है। तो अभी देखो, अभी हम कुछ नहीं समझा रहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिलेटेड। अभी मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड जैसे दिया था वो लिख दिया। एक्चुअली में जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको मैंने सिर्फ यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में लिख लिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को बोला है अलग अलग जो है वेरिएंसेस कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, पहला पॉइंट, हम लोग को यहाँ पर क्या क्या हम लोग जब मेटेरियल वेरिएंस पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, तो देखो हम लोगों ने देखा था कि कितने तरह का वेरिएंस हो सकता है मेटेरियल का। ये देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल भी बना के दिया था। कहाँ चला गया मेरा टेबल? ये रहा। कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज, मिक्स और यील्ड, ठीक है। अब मिक्स वेरिएंस कब होता है वो भी मैंने बताया था। देखो, जब मोर देन वन रॉ मटेरियल मिक्स होगा तभी ना मिक्स वेरिएंस होगा। अब मिक्स वेरिएंस का मतलब क्या था कि हम लोगों ने सोचा था, जैसे मान लो अगर कोई चाय बनाना चाहता है, ठीक है, वो चाहता है कि अगर 2:1 रेशियो में मिल्क और वाटर यूज करेगा, ठीक है। लेकिन उसने सोचा था, लेकिन जब उसने चाय बनाया तो उसका रेशियो उसने चेंज कर दिया, मान लो वो 3:1 कर दिया या फिर कुछ और, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे इंपैक्ट आएगा, कॉस्ट में इंपैक्ट आएगा। जहां पर हम लोग 2 पार्ट मिल्क यूज कर रहे थे, वहां पर अगर हम लोग 3 पार्ट मिल्क यूज करेंगे तो हमारे कॉस्ट में इंपैक्ट आएगा। तो इसीलिए देखो, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस मतलब अगर हम लोग मिक्स जो सोचे थे स्टैंडर्ड उससे एक्चुअल में अलग कर रहे हैं तो हमारा मिक्स वेरिएंस आएगा। अब देखो, क्या हम लोगों ने अपना मिक्स को चेंज किया है? हम लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोगों ने अपना मिक्स को चेंज किया है कि नहीं किया है। देखो यहाँ पर ए का टोटल अगर देखोगे तो ए टोटल कितना किलो यूज हुआ है? 35 इंटू 795, ठीक है। अगर यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, देखो ये काम में भी आएगा यहाँ पर हम लोग का। ए हम लोग कितना केजी यूज किए हैं? 35 प्लस 795, ठीक है। और बी हम लोग कितना किलो यूज किए हैं? 40 प्लस 1150। इसका टोटल लगाओ। अभी हम क्वांटिटी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कि हम लोगों ने मिक्स गड़बड़ किया है कि नहीं वो चेक करते हैं। देखो 795 तो यहाँ पर हो गया 830 और 40 प्लस 1150 तो ये हो गया 1190। तो हम लोगों ने ए और बी को इस क्वांटिटी में यूज किया है। तो क्या ये रेशियो 40-60% है? कैसे पता चलेगा? इसका रेशियो बनाओ। 830:1190 ये रेशियो बनाने से क्या हमारा 40% 60% मीन्स 4:6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3। क्या ये 2:3 होगा? 0 हटा दो। 83:119 क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये 2:3 हो जाए? बोलो, क्या ये 2:3 हो सकता है? नो मैम। तो हम लोगों ने मिक्सेस चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? स्टैंडर्ड में जो मिक्स सोचा था, क्या हम लोगों ने उसका मिक्स अपने आप चेंज कर दिया कि नहीं किया? किया। प्रूव हो गया कि हम लोगों को जो मिक्स
करना था जिस रेशियो में हम लोगों ने, लेकिन उस रेशियो में नहीं किया। जैसे ये हमें पता चला तो इसका मतलब हमारा मिक्स वेरिएंस अपीयर्ड होगा, ठीक है। अब मिक्स वेरिएंस अपीयर्ड होगा तो हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम लोग को ये कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर हम लोग इस इनपुट को इस रेशियो के जगह इस रेशियो को ऐड करते हैं, मतलब ये क्वांटिटी को, तभी ना 2020 आता है। इसके जगह अगर हम लोग 40 और 60% में करते, यानी जैसा सोचा था स्टैंडर्ड में, उसी हिसाब से अगर हम लोग इसका मिक्सचर बनाते तो हम लोग का क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल क्या आता, बता सकते हो? अगर मेरा कहने का मतलब है, देखो ये हम लोगों ने कैसे मिक्स किया, ये कुछ इस रेशियो में मिक्स हो गया, बट हमारा सोच तो कुछ और था। हम लोगों ने सोचा था कि 40% ए लेंगे, 60% बी लेंगे। अगर ऐसे लेते हैं तो ये 2020 का कॉम्पोजिशन कितना कितना आएगा, इसका 40% कितना, या तो 40-60 कर लो या 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके देख सकते हो। जैसे हम यहाँ पर करके दिखाते हैं, देखो 2020 इस पे 40% लगाओ, कितना आया 808, ठीक है। अच्छा, तो बाकी कितना आएगा 60%, 2020 इस पे 60% लगा लो, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1212। अब इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, सेम चीज होता है, कोई फर्क नहीं होता है। 2020 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, 808 आ गया, प्रूव हो गया। 2020 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, देखो कितना आ गया 1212, एक ही बात है। मतलब अगर हम लोग अपना रेशियो चेंज नहीं करते, इन दैट केस ए मेरा कितना होता, ए 830 के जगह 808 होता, और बी 1190 के जगह 1212 होता। तो इसके जो डिफरेंसेस आ गए, इससे हम लोग मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये वाला कैलकुलेट करेंगे, तो जब हमें पता चल जाता है कि हमारा मिक्स जो है वो स्टैंडर्ड की तरह नहीं हुआ, तो इससे हमारा जो लॉस होगा, जो वेरिएंस आया, जो वेरी किया, उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अभी मैंने दिखाया, ए और बी, ठीक है। इनपुट कितना है 2020, हमें कौन सा रेशियो यूज करना है 40-60%, तो 2020 इंटू 40% और 2020 इंटू 60%, ठीक है। तो क्वांटिटी निकल के आएगा, कितना कितना आया था 808 और ये हो गया 1212, ठीक है। ये कैसे आ गया केजी। अच्छा, ये हो गया रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब हम लोग को वेरिएंस निकालना होता है तो हम लोग उसको कॉस्ट के बेसिस पे निकालते हैं, केजी के बेसिस पे नहीं, मतलब हम लोग रुपीज में वेरिएंस निकालते हैं कि मेरा कॉस्ट कितना कम लगा या कितना ज्यादा लगा, ठीक है। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट, ठीक है। अब हम लोग कौन सा रेट लेंगे, हर जगह पे हम लोगों को स्टैंडर्ड रेट ही लेना पड़ता है, कोई भी क्वेश्चन करो, सिर्फ कौन से वेरिएंस में हम लोग एक्चुअल रेट लेते हैं, जो हमारा प्राइस वेरिएंस है वहां पर लेते हैं, ठीक है। बाकी हर जगह पे स्टैंडर्ड रेट, ये याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट क्या है 4 और 3, ठीक है। स्टैंडर्ड हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग का ए का जो है 4 रुपीज करके पर केजी कॉस्ट होगा, और इसका 3 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल मतलब मल्टीप्लाई करो, ये 3636 और 808 इंटू 4, तो ये हो गया 3232। तो टोटल करते हैं 3636 6868, ठीक है। ये हम लोग का आ गया रुपीज में, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया और उसको रुपीज में भी ट्रांसफर कर लिया है मैंने, ठीक है। और रुपीज हमेशा कौन सा लगेगा स्टैंडर्ड वाला। तो ये मेरा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल लिया, जिससे मुझे मिक्स वेरिएंस पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को और एक चीज भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। कैसे होगा देखो, यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोगों को 1700 आउटपुट जो हम लोगों ने एक्चुअली में प्रोड्यूस किया है, वही आउटपुट अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन स्टैंडर्ड बेसिस पे, तो ए और बी का रिक्वायरमेंट क्या होगा। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो 85 किलो आउटपुट मिलता है अगर, तब स्टैंडर्ड के हिसाब से ए कितना यूज होता है 40 किलो। समझ के देखो स्टैंडर्ड क्या था, आउटपुट के साथ आउटपुट कंपेयर करेंगे।
क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर लॉस का परसेंटेज भी ना डिफर कर गया, ये 15% है लेकिन ये 15% नहीं है। तो सिंपल है, हम लोग क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से सोचो कि अगर 1700 किलो ही आउटपुट स्टैंडर्ड बेसिस पे होता तो ए कितना लगता, तो आउटपुट 85 के लिए ए लगता है 40, तो 1700 किलो के लिए कितना लगेगा, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट में ए का कितना जरूरत है, बी का कितना जरूरत है, तो यूनिटरी मेथड। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 85 किलो आउटपुट के लिए 40 किलो ए, 85 किलो आउटपुट के लिए 40 किलो ए, देन 1 किलो के लिए 40/85, ये देखो 85 किलो आउटपुट के लिए 40 केजी इनपुट ऑफ ए। ठीक है, तो 1 के लिए कम हो जाएगा, 1 केजी आउटपुट के लिए 40/85, ये तो यूनिटरी मेथड है। देन यहाँ पर 1700 किलो अगर आउटपुट चाहिए तो इस स्टैंडर्ड पे 1700 को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि कितना होना चाहिए था, तो ये हो गया 1700। नेक्स्ट बी में भी सेम चीज अप्लाई करेंगे, यहाँ 85 और 1700 यहाँ भी फिक्स्ड रहेगा क्योंकि 1700 और 85 से ही कंपेयर हो रहा है। और बी कितना जरूरत होता है, 60। ठीक है, 60 किलो रॉ मटेरियल बी का जरूरत होगा अगर 85 किलो फिनिश गुड्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड का रेशियो है। तो 1700 के लिए कितना चाहिए होगा, तो चेक करो, 40 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 1700, तो इसमें आंसर आ रहा है 800। ठीक है, इसमें आंसर आ गया 800 किलो। 60 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 1700, ठीक है, इसमें आंसर आ गया 1200 किलो। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वांटिटी ऑफ इनपुट होना चाहिए अगर हम लोग स्टैंडर्ड के बेसिस पे चलते हैं। बट हम लोगों ने कितना कितना यूज किया है, ये दोनों का, ये कहाँ चला गया, ये रहा 830 और 1190। मैंने यहाँ टोटल लिखा ना, बोला ना बाद में जरूरत हो जाएगा, 830 और 1190। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड के हिसाब से ये आ रहा है। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, रेट लगाएंगे। मैंने बोला ना हर जगह हम लोग का क्या लगता है, स्टैंडर्ड रेट लगता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 4 और यहाँ पर 3, तो ये हो गया 3200 और ये हो गया 3600, टोटल कर लो 6800। ठीक है, अच्छा, और ये इनपुट का टोटल देख लो, ये कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। ठीक है, ये इनपुट का टोटल 2000 आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से 1700 किलो आउटपुट के लिए 2000 किलो इनपुट देने से ही हमारा काम होगा। ठीक है, इसमें लॉस कंसीडर अभी तक नहीं किया है मैंने, लेकिन 2000, ठीक है, ये इनपुट है, ये इनपुट है। जबकि हम लोगों ने एक्चुअली में इनपुट कितना दिया है, एक्चुअली में 2020 दिया है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज मैंने लिख दी है। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक वेरिएंस निकालेंगे और हम समझा के ये सारे वेरिएंस को बोलेंगे, फिर जो शॉर्टकट टेबल फॉर्मेट है वो भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे, देखो जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे भी निकाल सकते हो या फिर कॉस्ट भी पहले निकाल सकते हो। बोला है कि प्राइस वेरिएंस, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। अगर हम लोग बिना टेबल बनाए करते हैं ना तो हमें दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग निकालना पड़ेगा, ए का अलग बी का अलग। ठीक है, लेकिन इससे समझ में आता है कंसेप्ट। उसके बाद तुम लोग टेबल ही यूज करो, एग्जाम में जल्दी होगा। तो मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, अब प्राइस वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड में क्या रेट था और एक्चुअली में क्या हुआ, इसका जो डिफरेंस होता है वही मेटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है। ठीक है, तो वो देखो यहाँ पर दिख जाएगा हम लोगों का प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा। अच्छा, यहाँ पर लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। स्टैंडर्ड प्राइस रेट कितना था, 4 और 3। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस रेट था 4 और 3 और एक्चुअल प्राइस रेट कितना हुआ, एक्चुअली में हम लोगों ने 4.25 और 2.5 से खरीदा है, यही वाला लेंगे। इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड में मिला है, तो इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, इसमें तो प्राइस का वेरिएशन नहीं आएगा। हो सकता है हम लोगों ने क्वांटिटी कम ज्यादा किया है, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग प्राइस वेरिएंस ढूंढ रहे हैं। तो 4 का अगर 4 ही रहेगा तो वेरिएंस कुछ नहीं, 3 का 3 है तो वेरिएंस कुछ नहीं, लेकिन 4 का अगर 4.25 हुआ है और 3 का 2.5 हुआ है तो वेरिएंस ऑब्वियसली होगा। तो प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। ए का सोचा था 4 रुपीज में मिलेगा जबकि ए 4.25 से मिला, और बी का सोचा था 3 रुपीज से मिलेगा जबकि बी 2.5 रुपीज से मिला। अच्छा, अब एक्चुअली में हम लोगों ने कितना क्वांटिटी परचेज किया वो मल्टीप्लाई करेंगे तब ना पता चलेगा कि वेरिएंस क्या है। ये तो
1 किलो पे वेरिएंस पता चल रहा है, 1 किलो पे फर्क पता चल रहा है, 4 रुपीज पर किलो के जगह 4.25 पर किलो, ये तो पर किलो का हमें वेरिएंस पता चल रहा है। टोटल कितना होगा, तो ए हम लोगों ने कितना परचेज किया है, तो वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब परचेज नहीं, एक्चुअली यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, कंजम्पशन देना चाहिए, है ना। प्राइस वेरिएंस तो कंजम्पशन पे निकलेगा, तो ये देखो 795 और 1150, इस पे नहीं दिखाएंगे, इस पे दिखाओगे तो जीरो आएगा, दिखा सकते हो, हम दिखा रहे हैं, देखो क्यों जीरो आएगा। यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर होगा 795 और यहाँ पर कितना होगा 1150। अब देखो अगर हम लोग जो और एक प्राइस है उस पे अगर करते हो तो क्यों नहीं करने का जरूरत है, हम बताते हैं। स्टैंडर्ड भी 4, एक्चुअल भी 4, स्टैंडर्ड भी 3, एक्चुअल भी 3। अब अगर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे, करो कितना है 35 और 40, एक्चुअली जो हम लोगों ने परचेस किया था, तो यहाँ पर मतलब जो यूज किया है 35 और 40, लेकिन ये तो जीरो ही आएगा ना, 4 - 4 जीरो होगा, मल्टीप्लाइड बाई 35 ऑल्सो जीरो होगा, तो फिर इसका कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए मैंने ये वाला पॉइंट जो है हटा दिया। अगर ये इसमें भी वेरिएशन होता, ओपनिंग जो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसका कोई अलग प्राइस होता, तो यहाँ पर वो वेरिएंस भी हमें यूज करना पड़ता। अच्छा अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 4 रुपीज -4.25, ठीक है, तो ये हो गया 0.25 इंटू 795, तो ये हो गया 198.75। बोलो ये एडवर्स है कि फेवरेबल है। हम लोगों ने 4 रुपीज में सोचा था मिल जाएगा मार्केट में ए रॉ मटेरियल, बट मिला 4.25 पर किलो करके, और हम लोग को खरीदना पड़ा 795 किलो, ठीक है, ज्यादा खरीदा है, लेकिन अभी तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कंजम्पशन बेसिस पे निकलेगा ना, कि रॉ मटेरियल का खर्चा वेरिएशन देखना है तो कंज्यूम्ड पे देखना चाहिए, तो 795 कंज्यूम्ड किया, तो ये जो है ये हमारा जो पैसा लगा ये एक्स्ट्रा लगा, क्योंकि 4 रुपीज की जगह 4.25 आ गया, तो ये एडवर्स हुआ, ठीक है। सिमिलरली 3 रुपीज का चीज अगर 2.5 करके मिला तो 50 पैसे का सेविंग्स है, और हम लोगों ने कितना क्वांटिटी खरीदा 1150, तो इसका मतलब 575 हम लोग का क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। अब ये दोनों को एडजस्ट करो, तो ये हो गया 198.75, ठीक है, तो ये कितना आ गया 773.75। ये ऐड नहीं, ये तो हमारा एडवर्स है, ये फेवरेबल है, तो 575 माइनस हो जाएगा 198.75, तो ये हो गया 376 होगा, ये हो जाएगा 376.25। ये अमाउंट ज्यादा है तो ये फेवरेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, प्राइस वेरिएंस इंडिविजुअली निकला, लेकिन टेबल फॉर्मेट में करोगे तो यही वाला चीज एक ही एट ए टाइम निकल के आ जाएगा, वो भी दिखाते हैं। ये प्राइस वेरिएंस हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस तुम लोग बताने का कोशिश करो कैसे होगा, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज का मतलब कि यूज के चेंजेस की वजह से हमारा क्या वेरिएंस आया है, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने कितना यूज करने का सोचा था और कितना एक्चुअली यूज किया, तो एक्चुअली कितना यूज किया है वो हम लोग को पता है, ये देखो एक्चुअली कितना यूज किया है 830 और 1190, यही तो एक्चुअल वाला कंजम्पशन है ना, 830 और 1190 एक्चुअली हम लोगों ने यूज किया है, तो एक्चुअल वाला यहाँ पर लिख लेते हैं। और हम लोगों ने सोचा कितना था यूज करेंगे, अब यहाँ पर होता है कंफ्यूजन, अब लगता है ये यूज करे कि ये यूज करे, तो तुम लोग मुझे बताओ कि स्टैंडर्ड का कौन सा यूज करोगे, ये तो करना नहीं है, ये तो एक यूनिट के लिए है। यहाँ पर हम लोगों ने जो निकाला है मुझे ये बताओ, ये यूज करना चाहिए या फिर ये वाला, मतलब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट यूज करे या फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यूसेज वेरिएंस का डिफरेंस, मतलब ये होना चाहिए कि कितना हम लोगों ने कंजम्पशन किया और कितना करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। बोलो कितना यूज करना चाहिए था, नॉट अकॉर्डिंग टू रेशियो, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। हम रेशियो का चेंजेस नहीं देख रहे हैं, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम लोग को कितना यूज किया है और कितना यूज करना चाहिए था। अब करना चाहिए था कैसे पता चलेगा, जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अगर देखें तो हम लोग को ए और बी कितना यूज करना चाहिए था। बोलो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम लोग देखें 1700 किलो आउटपुट पाने के लिए हम लोग को कितना किलो ए और कितना किलो बी यूज करना चाहिए था, बताओ कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, लॉजिकली सोच के बताओ कौन सा वैल्यू लेना चाहिए, ये वाला या फिर ये वाला। ये क्या है मैम 800 और 1200
हाँ 800 और 1200 लेंगे, ये नहीं लेंगे। ये क्या है, ये है कि अगर 2020 जो इनपुट दिया है ये इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन अभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से मुझे इनपुट कैसे देना चाहिए। ये तो एक्चुअल इनपुट का डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड रेशियो, तो ये तो मुझे मिक्स वेरिएंस निकालने के लिए हेल्प करेगा। मैंने तो स्टार्टिंग में ही लिखते टाइम ही बताया, इसीलिए समझाया। फिर से सुनो, ये क्या है, ये 2020 इनपुट का हम लोगों ने 40-60 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि 808 और 1212 आता है, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली ऐसा यूज नहीं किया, इस रेशियो में नहीं किया, 808 और 1212 में नहीं किया है, मतलब स्टैंडर्ड का रेशियो हम लोगों ने नहीं फॉलो किया है, तभी तो मिक्स वेरिएंस आएगा। लेकिन हम अभी क्या निकालना चाहते हैं कि मेरे यूसेज में क्या डिफरेंस आया, तो मुझे अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से चलना होता तो मुझे 1700 किलो आउटपुट पाने के लिए मुझे 800 किलो ए का यूज करना चाहिए था स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो ये आउटपुट के हिसाब से हो रहा है क्योंकि हम लोग यूसेज दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर 800 और 1200 लेना चाहिए। ये देखो यहाँ पर हो जाएगा 800 और यहाँ पर हो जाएगा 1200, ठीक है। अब देखो ये हो गया यूसेज। अब ये क्वांटिटी बता रहा है, रेट लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह होता है जहां पर हम लोग का क्या लगेगा, एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट जो है हर जगह पे लगता है, सिर्फ एक ही जगह पे हम लोग का एक्चुअल रेट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग का स्टैंडर्ड रेट ही लगेगा, जहां पर एक्चुअल होगा हम बताएंगे। यहाँ पर हो गया मेरा स्टैंडर्ड रेट, तो ये कितना हो जाएगा 30 ये हो गया एक्चुअल, है ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड। तो हम लोगों ने सोचा था 800 से काम हो जाएगा, बट 30 ज्यादा लगा, तो यहाँ पर 120 क्या हो गया एडवर्स। हम लोगों ने सोचा था 1200 किलो चाहिए होगा, लेकिन हम लोगों का कितने किलो से काम बन चुका, 1190 से काम बन चुका है। तो 10 इंटू 3 30 ये फेवरेबल हो गया क्योंकि हमारा सेविंग्स हुआ। तो 30 माइनस 120, तो ये हो गया 90 एडवर्स, ठीक है। 90 एडवर्स आ गया, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर मेटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालेंगे। मेटेरियल मिक्स अभी टेबल बनाएंगे तो सब जिन लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है उनका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक पैटर्न फॉलो करके होता है, लेकिन थोड़ा सा समझ के करोगे तो चैप्टर में जो मतलब चैप्टर जिस लिए बना है वो भी समझ में आएगा, ठीक है। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। तो हम लोगों ने मिक्सचर कैसे सोचा था, देखो हम लोगों ने हमेशा 40-60 ही सोचा है मिक्सचर। हम लोगों ने मिक्स कैसे किया है यहाँ पर पता चलेगा, 830 और 1190 लिया है, मिक्स कैसे किया है 830 और 1190 से किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल मिक्स लिख लेते हैं, 830 और 1190, हमेशा एक्चुअल वाला बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा अब इसी चीज को, यही मिक्सचर को अगर हम लोगों ने, ये मिक्सचर टोटल हमारा 2020 इनपुट क्रिएट करता है, इसी को अगर हम लोग स्टैंडर्ड में मिक्स करते तो 808 और 1212 होता। तो यहाँ पर लिखते हैं 808 और 1212, ठीक है। अगेन स्टैंडर्ड रेट 4 और 3, तो हम लोगों ने सोचा था 808 ए चाहिए, बट 830 हम लोगों ने ए का कंजम्पशन किया है इंटू 4, तो ये हम लोग का एडवर्स सिचुएशन हो गया। 1212 सोचा था बट 1190 से काम हो चुका है, तो 22 फेवरेबल इंटू 3, तो 66 हम लोग का फेवरेबल सिचुएशन हो गया। अब ये दोनों को कर लो एडजस्ट, तो ये बन जाएगा 22 एडवर्स, ठीक है। ये नॉर्मल जो मैथमेटिक्स का प्लस माइनस कंसेप्ट, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव ज्यादा है तो एडवर्स ही लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग मेटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यील्ड वेरिएंस का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या डिफरेंस हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड में ही मिक्सचर के चेंज के वजह से जो इनपुट का चेंज हुआ। मतलब ये देखो, अगर हम लोग आउटपुट के हिसाब से देखें तो ए का 800 किलो यूज होना चाहिए, लेकिन अगर हम लोग जो रेशियो के हिसाब से देखें तो 808 किलो होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल आउटपुट देखें तो बी का रॉ मटेरियल इनपुट 1200 होना चाहिए, जबकि रेशियो के हिसाब से 1:1:2 होना चाहिए, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, इनपुट, ठीक है। यील्ड का मतलब होता है कि क्या प्रोडक्शन में हमारा चेंज हुआ, तो रेशियो ये बता रहा है, जबकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है वो हमें ये बता रहा है 800 बता रहा है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस आता है ना, कि स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल मतलब
आउटपुट के हिसाब से अगर देखें, मतलब ये देखो, ये डिफरेंस देखने से समझ जाओगे। यहाँ पर 2000 किलो का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर 2020 का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर हम लोग का 1700 किलो आउटपुट पाने के लिए 2000 किलो इनपुट हो रहा है स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल के हिसाब से, लेकिन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से 2020, मतलब इनपुट में चेंज आ रहा है, यहाँ 2020, यहाँ पर 2000। अभी हम लॉस आउटपुट का छोड़ ही दे रहे हैं, ठीक है। इनपुट यहाँ पर 2000 आ रहा है, यहाँ पर 2020। तो ये जो डिफरेंस है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेटेरियल यील्ड वेरिएंस यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। ये हो गया 800 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये एक्चुअली होगा स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जो डिफरेंस आ रहा है वो 800 है, और यहाँ पर हो गया 1200, और ये हो जाएगा 1212, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये हो गया 8 × 4 32 एडवर्स, ठीक है। और ये हो जाएगा ये माइनस करने से हो जाएगा हम लोग का 12 × 3 36, ये भी एडवर्स देखो, क्योंकि 800 की जगह 808 हो रहा है और 1200 की जगह 1212 हो रहा है, तो ये दोनों ही केसेस एडवर्स है। तो 68 हम लोग का क्या हो गया, एडवर्स। अब लास्ट जो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, वो भी दिखा देते हैं कैसे होगा। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, ए का एक्चुअली कॉस्ट कितना लगा और स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना लगना चाहिए। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 3200, स्टैंडर्ड के हिसाब से 3200, बी का 3600, बी का है 3600, और एक्चुअल के हिसाब से कितना लगा है, एक्चुअली लगा है 3518.75 2995, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 35187 35 कितना है 18.75, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2995, ये हो गया। ये जो डिफरेंस आ जाएगा, अब ये रुपीज में ही है तो इसीलिए इसको कुछ मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। 3200 सोचा था, बट कॉस्ट लगा 3518.75, ठीक है। तो ये हो गया 318.75, एडवर्स होगा, ज्यादा लगा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो 3600 सोचा था, बट 2995 में ही काम हो गया, तो ये फेवरेबल होगा, 605 फेवरेबल होगा। अब ये दोनों का कैलकुलेशन देखो, 318.75, तो ये हो गया 286.25, ये हम लोग का फेवरेबल आ गया, ठीक है। अब अगर कोई बोलेगा कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, तो इसका भी मेरे पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे, क्वेश्चन फटाफट होगा, लेकिन ये समझने वाला चीज था, ठीक है। समझने में अगर इंटरेस्ट है तो इस तरह से करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसका जो है ऑल्टरनेट वे भी दिखाते हैं एग्जाम में कैसे करना है। एग्जाम में लेकिन इतना डिटेल्स करने जाओगे तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जब हम लोग इतने समझ के करते हैं तो हमें हर एक मेटेरियल का अलग अलग एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, शॉर्टकट ऑप्शन। हम लोग को क्या करना है, 4 कॉलम बनाना है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कॉलम में हम लोग क्या क्या रेडी करेंगे, देखो हमें मेनली क्या क्या रेडी करना चाहिए। एक तो हमें ये देखना चाहिए कि हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्या लगाया था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट या प्राइस, जो भी बोलो, और एक्चुअली में क्या हुआ, तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। अब रहा ये फॉलो करने से कॉलम जैसे हम लिख रहे हैं हम लोग को वैसे ही लिखना है। एक्चुअल क्वांटिटी को आगे पीछे करोगे तो फिर उस ट्रिक को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और हम लोगों ने देखा मेटेरियल मिक्स वेरिएंस आ सकता है बिकॉज हमारे पास मोर देन 1 मेटेरियल है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और ये हो जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट, ठीक है, सॉरी स्टैंडर्ड रेट, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट। तो कैसे याद रखोगे, क्या क्या लिखना है, इधर SQSR मतलब सारे स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, इधर क्या लिखना है, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, रेट या प्राइस जो चाहो लिखो, एक ही जैसा लिखो, समझने में आसानी होगा। तो इसको हम R कर देते हैं, रेट हो गया। यहाँ पर यहाँ R ऐड हो जाएगा, RSQ, फिर वही SR रहेगा, यहाँ भी SR है और AQ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये याद रखो, ये याद रखना पड़ेगा या फिर समझ के करना पड़ेगा, कोई तो एक ऑप्शन जो है चूज करना ही है सभी को। अब यहाँ पर हम लोग रॉ मटेरियल लिख लेते हैं AB, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर
एक्चुअली हमें पता है कितना कितना हुआ है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में ये चीज हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये वाला चीज मोर देन वन इंफॉर्मेशन है, इसको नहीं प्रिपेयर किए बिना हम लोग वो टेबल भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक्चुअली ए का कंजम्पशन है 830 और बी का है 1190, तो ये लिख लेते हैं 830 और 1190। देखो कैसे होगा, इसमें कितना फटाफट होगा। देखो एक्चुअल में हम लोग लिखेंगे ए है, ए और बी 830 और ये हो गया 1190, ठीक है। अब इस पे रेट जो है, रेट ना हम इस तरह से नहीं लिख रहे, देखो एक्चुअली इसमें पूरा चीज लिखना पड़ेगा, क्योंकि 830 का रेट हम नहीं बोल सकते 4 है या 4.25 है, ये मिक्स्ड अप रेट है, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना आ रहा है, तो इसका कॉस्ट, ये पूरा टेबल वहां पर चला जाएगा, समझ में आ रहा है, ये पूरा टेबल वहां पर जाना चाहिए, तो ऐसे होगा। काम करते लिख ही देते, जब लिख रहे हैं तो लिख ही देते, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, देखो ऐसे करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 प्लस 795 इंटू 4.25, यही था शायद, एक बार चेक कर लेते हैं हम, 4.25, हाँ। और यहाँ पर 40 इंटू 3, 40 इंटू 3 प्लस 1150 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2.25, 2.25, और ये सब कैलकुलेट करके यहाँ पर आएगा 3518.75। इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया, 2995.00, टोटल लगा लो 6513.75, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या लिखा है पता है, ये लिखा है एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट, ठीक है। एक्चुअली कितना क्वांटिटी यूज हुआ, एक्चुअल रेट क्या है, कॉलम में देख देख के बस लिखिए, लेकिन देखो समझना कितना जरूरी है, क्योंकि ये कैलकुलेट जो करोगे, ये रेट वगैरह तो डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, तो ये सब हमें समझना पड़ेगा ना क्वेश्चन पढ़ के। अब ये तो देखो, ये थोड़ा सा बेसिक सेंस का बात है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम रटवा दें, ठीक है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि कैसे करके रेट निकालोगे, ये तो हमें बेसिक सेंस लगा के निकालना पड़ेगा। अगर 800 का कॉस्ट 3400 है तो 1 किलो का कितना होगा, ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट, लेकिन स्टैंडर्ड क्वांटिटी किस चीज का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ऐसा क्यों, क्योंकि कंपेयर अगर 1700 किलो आउटपुट के लिए करना है तो क्या यहाँ पर 4060 लिखेंगे एक आर्टिकल के लिए जो होता है, नहीं, हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल है वो लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स हम लोग को ये भी कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो 800 इंटू 4, 1200 इंटू 3, हम डायरेक्टली ये लिख देते क्योंकि एक बार मैंने टेबल बना दिया है, ठीक है, वहां पर एक बार मैंने बना दिया है, तो यहाँ पर ना हम डायरेक्टली लिखेंगे 800 इंटू 4, 800 इंटू 4 और 1200 इंटू 3, तो ये हो गया 3200 और ये हो गया 3600, और टोटल करेंगे तो ये हो गया 6800। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड रेट क्या है 4 और 3 है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये भी तुम लोग को कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये है हम लोग का 808 और 1212, ठीक है। 808 और 1212 यहाँ पर लिखते हैं, 808 और 1212 ये भी कैलकुलेट होने आना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो रहा है 3232, ये हम देख देख के लिख रहे हैं क्योंकि किया हुआ है ना हम लोग का पहले, 3636, और ये टोटल 8686, ये सब रुपीज में आ रहा है, क्योंकि जब भी क्वांटिटी के साथ रेट मल्टीप्लाई होगा तो वो रुपीज ही आएगा ना, और कुछ थोड़ी ना आएगा। अच्छा, अब एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, ये आसानी से निकल जाएगा। एक्चुअल क्वांटिटी यहां से देख सकते हो, एक्चुअल क्वांटिटी 35 है और 795, और इस पे हमें स्टैंडर्ड रेट ही लगाना है दोनों पे, तो 4 इंटू हमें कितना करना है, 4 इंटू हम लोग को 3 करना है, तो 35 प्लस 795 ये 830 होता है, ठीक है। और क्यों मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, क्योंकि मुझे 35 का रेट भी 4 लगाना है, 795 का भी 4 लगाना है, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड रेट से दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को ऐड करके कर देते हैं, जल्दी होगा। तो यहाँ पर 1190 चेक करके देखो, ये हो जाएगा, हाँ 1190। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3320 और ये हो जाएगा 3570, तो टोटल
6890, ठीक है। तो ये टेबल बनना चाहिए, लेकिन ये टेबल बनाने के लिए भी कंसेप्ट हमारा होना चाहिए, नहीं तो ये फिर भी निकाल लोगे, लेकिन RSQ कैसे निकालोगे, तो इसका भी हम एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। RSQ कैसे निकाल सकते हो, जैसे देखो यहाँ पर अगर क्वांटिटी का टोटल करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2010, ठीक है। यहाँ पर क्वांटिटी का टोटल करोगे 2010, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का भी टोटल देख लो, यहाँ पर आ रहा है, ये कितना आएगा, 1212 प्लस 808, 2020, ठीक है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालोगे, यहाँ पर जो इनपुट होगा उसको स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 4:6 में, तो ये कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, आउटपुट जो होगा उसके हिसाब से इनपुट निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखो एक एक करके कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे पहले निकालेंगे मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, मेटेरियल यूसेज वेरिएंस, मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसमें भी हम समझा के एक बार करवाते हैं, फिर और एक ट्रिक है जिससे हम नंबरिंग को यूज करके यहाँ पर आंसर बता देंगे कि कैसे करके होगा। अब देखो अगर हम लोग को मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, तो देखो कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा, कॉस्ट का मतलब हम लोगों का सोचा गया कॉस्ट क्या है और एक्चुअली में क्या कॉस्ट लगा है। तो अगर ध्यान से देखो तो एक्चुअली कॉस्ट ये लगा है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल रेट, और हम लोग का सोचा गया जो कॉस्ट है वो इतना होना चाहिए 1700 किलो आउटपुट के लिए, 1700 किलो आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉस्ट ये होना चाहिए। तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा, क्योंकि देखो ये दोनों इंटू करने से आएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये दोनों इंटू करने से क्या आएगा, एक्चुअल कॉस्ट, और ये दोनों का डिफरेंस हमें मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड कितना है 6800 और एक्चुअली कितना है 6513.75, ठीक है। अब हम लोग का कॉस्ट जो है कम लगा है, तो फेवरेबल सिचुएशन होगा, दोनों का डिफरेंस चेक करो, 6800 माइनस 6513.75, तो ये हो गया 286.25। चेक करते हैं क्या हमारे कंसेप्चुअल फॉर्म में भी वही आया था कॉस्ट का, ये रहा 286.25 फेवरेबल आया। अब हम लोग चेक करेंगे प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस का वेरिएंस कैसे पता चलेगा, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का कंपेयर करोगे, देखो अगर ये दो कॉलम को कंपेयर करते हो कैसे पता चलेगा, यहाँ स्टैंडर्ड है यहाँ भी स्टैंडर्ड है, तो डिफरेंस तो कुछ पता नहीं चला, चलो ठीक है। अब कौन से कॉलम का हम लोग चेक कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का हम लोगों को प्राइस का वेरिएंस चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है, एक जगह पे हमें एक्चुअल रेट मिल रहा है, एक्चुअल रेट के साथ हमें स्टैंडर्ड रेट कंपेयर करना है। अब कौन सा ले, ये ले या फिर ये ले। तो देखो जब हम लोग स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का डिफरेंस देख रहे हैं, तो रेट कम बेसी होने से हमारा जो डिफरेंस आता है वो एक्चुअल क्वांटिटी परचेस पे आता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने सोचा था कोई चीज मार्केट में 10 रुपीज का मिलेगा, लेकिन वो मिला 12 रुपीज का, अब मैंने वो चीज जितने का खरीदा उतने पे मेरा 2 रुपीज का इंपैक्ट आना चाहिए। तो इसका मतलब जो हम लोग प्राइस वेरिएंस निकाल रहे हैं वहां पर प्राइस का वेरिएंस हमेशा एक्चुअल क्वांटिटी पे लगना चाहिए। तो फिर ये दो कॉलम का हमारा डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि देखो जब एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट का डिफरेंस निकालोगे, तो यहां से एक्चुअल क्वांटिटी जो है कॉमन चला गया, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट आ गया, मतलब हम लोगों ने क्या सोचा था कितना लगा और हम लोगों ने कितना परचेस किया। तो ये दो कॉलम का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये दो कॉलम हमें क्या डिफरेंस बताएगा, प्राइस वेरिएंस का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 6890 ये वाला, और यहाँ पर है ये 6513, तो 6890 माइनस 6513.75 चेक करते हैं, 6890 माइनस 6513.75, तो ये हो गया 376.25। अब फेवरेबल के एडवर्स सोचा था इतना खर्चा होगा, ये ज्यादा है ये कम है, तो ये फेवरेबल हो गया। चेक करते हैं प्राइस वेरिएंस 376.25, ये हो गया यूसेज
यहाँ पर प्राइस वेरिएंस 376.25 आ गया। सेम तरीके से ये भी आंसर आ गया। अब यूसेज का मतलब कितना क्वांटिटी हम लोगों ने एक्चुअली में यूज किया और कितना क्वांटिटी हमें यूज करना चाहिए था। तो देखो हम लोगों ने स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग को कितना यूज करना चाहिए 800 1200, लेकिन हम लोगों ने कितना क्वांटिटी एक्चुअली में यूज किया 830 1190। अब ये कॉलम ले लो या ये कॉलम, ये दोनों में आंसर हम लोग का एक जैसा नहीं आएगा। ये देखो कैसे लेना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा। हम लोग को क्या करना है, देखना है कि हम लोगों ने कितना क्वांटिटी सोचा था और एक्चुअली में कितना क्वांटिटी लिया इनटू हमारा स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दो कॉलम है जिसमें ये कंसेप्ट फुलफिल होगा। तो ये देखो ये तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, छोड़ो, तो इसका मतलब ये कॉलम तो पक्का आने वाला है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस क्या करना है एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी का ये भी है ये भी है, लेकिन अगर ये वाला लेते हैं तो हमें स्टैंडर्ड रेट का जो है यहाँ पर कॉमन मिलेगा, लेकिन ये लेंगे तो एक्चुअल रेट होगा। लेकिन ये हमेशा स्टैंडर्ड रेट पे ही हमें चेक करना पड़ता है। सारे जो है वेरिएंसेस स्टैंडर्ड रेट पे ही होता है, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वेरिएंस के अलावा, ठीक है, वहां पर हमारा एक्चुअल रेट आता है। तो इसका मतलब हमें ये दो कॉलम का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो बात भी सही है। देखो हम लोगों ने सोचा था कितना, हम लोगों ने सोचा था 800 यूज करेंगे, बट हम लोगों ने किया है यहाँ पर 830। अब इसका इंपैक्ट देखो टोटल पे 6800 और 6890। तो इसका मतलब 90 ज्यादा हुआ, तो 90 मेरा क्या हो जाएगा एडवर्स। यूसेज में 90 मेरा एडवर्स आ जाएगा। देखो यूसेज में 90 एडवर्स आ गया, ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस का मतलब है कि कैसे मिक्स होना चाहिए 2020 इनपुट और कैसे मिक्स हुआ है 20 ये 10 नहीं, ये भी 20 ही होना चाहिए, ये दोनों का टोटल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कितना होना चाहिए, हाँ, तो ये देखो ये कैसे मिक्स हुआ है 808 और 1212 के हिसाब से, लेकिन ये एक्चुअली मिक्स ये इस तरह से होना चाहिए, बट ये एक्चुअली मिक्स हुआ है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब एक्चुअल क्वांटिटी 830 और 1190, मतलब ये दोनों कॉलम का हमें डिफरेंस देखना चाहिए। ये कॉलम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक्चुअल रेट आ जाता है, हमें स्टैंडर्ड रेट से ही सारे जो है डिफरेंसेस चेक करने चाहिए। तो ये दोनों कॉलम का अगर डिफरेंस देखोगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का डिफरेंस पता चलेगा और उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई, मतलब 6868 माइनस 6890, 6868 माइनस 6890। तो इसमें डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये भी एडवर्स होगा, तो इसमें डिफरेंस हो जाएगा 22 एडवर्स, ठीक है। इसमें हम लोग का डिफरेंस आ रहा है 22 एडवर्स। मिक्स वेरिएंस देख लो 22 एडवर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यील्ड वेरिएंस, ठीक है, यील्ड वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। अब यील्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो यहाँ पर यील्ड का मतलब हम लोग का कितना, ये देखो इसका टोटल भी देख लो कितना होता है 2000, ठीक है। 2000 इनपुट के हिसाब से हमारा होना चाहिए था, जबकि 2020 इनपुट हो गया। मतलब इनपुट के चेंजेस के वजह से आउटपुट में जो चेंजेस आता है, ठीक है, इनपुट क्वांटिटी यहाँ पर देखो अलग हो रहा है। अगर हम लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें 2000 हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में 2020 इनपुट हम लोग का यूज हुआ है, ठीक है। तो ये यील्ड वेरिएंस को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड को हम लोग सब यूसेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यील्ड वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, देखो यहाँ पर हम लोगों ने 800 सोचा था यूज करना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों ने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से कितना यूज किया, क्योंकि मैंने अभी भी बोला यील्ड का मतलब है कि रेशियो के हिसाब से स्टैंडर्ड में कितना होना चाहिए और आउटपुट के हिसाब से क्या हो रहा है उसका डिफरेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो जो स्टैंडर्ड बनाया गया था उसके हिसाब से इनपुट 2000 यूज होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली यूज्ड इनपुट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से वो अलग क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब रेशियो के वजह से जो चेंज हो रहा है उसका जो डिफरेंस है उसे हम लोग बोलते हैं यील्ड वेरिएंस। तो 6800 और 6868 का डिफरेंस, ये देखो 6800 और 6868 का डिफरेंस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया 68, और ये भी एडवर्स होगा क्योंकि ज्यादा हुआ, तो 68 एडवर्स। देखो इस तरह से हो गया, ये भी थोड़ा सा समझ के हुआ, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम लगता है तो इसके बाद भी एक जो है कंसेप्ट है उससे कर सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ पर कॉलम का जो नाम है ना उसको हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में दिखा दिया था। ये देखो कैसे लिख सकते हो कॉलम के नाम को, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। कहाँ पर दिखाया था 1 - 4 ऐसे करके मैंने दिखाया तो था, चलो कोई बात नहीं। हाँ ये रहा ये रहा, ये देखो 1 - 4 1 - 3 3 - 4 1 - 2 2 - 3। अगर इस तरह से
मतलब देखो ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, प्रैक्टिस करोगे तो जरूर समझ में आएगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। अभी हम यहाँ पर देखो वो शॉर्टकट भी करके दिखा देते हैं जिससे तुम लोग यहाँ पर कर सकते हो। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूसेज, फिर ये चार्ट को इसी तरह से बनाना पड़ेगा। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज का दो रीजन होता है, मेटेरियल यील्ड वेरिएंस और मेटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। अब इसमें कैसे याद रखना है, मैंने बोला था 1 - 2 2 - 3, अब ये रटना पड़ेगा 1 - 2 2 - 3। यहाँ पर रटना कैसे वो भी मैंने बताया था, देखो 1 2 2 3 1 3 3 4 और या 1 4, ठीक है। तो ये कॉलम का माइनस माइनस अगर करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ऐसे ही हम लोगों ने किया है कि नहीं, चेक करो। 1 - 4 मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो 1 - 4 करना है। तो ये देखो यहाँ पर 1 - 4 ही किया है, चेक करके देखो। 1 में 6800, 4 में 6513, ठीक है। और अगर प्राइस निकालना है तो क्या करोगे, प्राइस निकालना है तो 3 - 4 करोगे। तो देखते हैं प्राइस में हम लोगों ने 3 - 4 किया है कि नहीं, लिख तो दिया मैंने, चेक करते हैं। 3 मतलब ये वाला और 4 मतलब ये वाला, ठीक है। अच्छा यूसेज, यूसेज 1 - 3 होगा, तो यूसेज 1 - 3, ठीक है। तो ये देखो 1 6800, 3 का मतलब है 6890, ठीक है। अच्छा मिक्स का कैसे होगा, मिक्स मतलब ये 2 - 3, तो चेक करते 2 - 3 किया है कि नहीं किया है। तो ये रहा 2 6868 और 3 कितना है 6890। और यील्ड या फिर इसको सब यूसेज भी बोलते हैं, ये 1 - 2 से आएगा, ठीक है। 1 - 2 से आ गया, ये देखो 1 - 2। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाओगे, मैंने 3 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया। एक तो मैंने ये डिटेल्स फॉर्मेट, जो कि काफी टाइम लगेगा करने में, क्योंकि इसमें हमें अलग अलग मटेरियल को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। अगर हम लोग कंसेप्चुअली करते हैं तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन, लेकिन हम ये प्रेफर करते हैं कि एग्जाम में ऐसे टेबल बना के ही करो और समझ के करो। अगर कोई बोलेगा कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में, देखो समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं, अभी भी क्वेश्चन बाकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आएगा। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट होता है एग्जाम में कि हाँ मेरे से सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, फिर इसको याद कर लो, इसको याद कर लो, कॉलम बना लो, फिर 1 - 4 3 - 4 1 - 3 2 - 3 1 - 2 करोगे, डायरेक्टली इस तरह से आंसर निकल के आ जाएगा। तो मैंने 3 पैटर्न ही बता दिया। अब अपना अपना चॉइस है, तुम लोग को समझना पड़ेगा, समझ के हम बोलेंगे समझ के कॉलम वाइज कर लो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी प्रैक्टिस करते करते खुद को समझ में आ जाएगा कि कैसे करना पड़ेगा। तो ये काफी क्वेश्चन अलग था, थोड़ा सा टफ भी था, टाइम टेकिंग भी था। अच्छा अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, अब मेटेरियल हम लोग का नहीं है, अब यहाँ से लेबर वेरिएंस आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये है इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। तो छोटा छोटा क्वेश्चन जो है वो कंसेप्ट के साथ हो जाता है, उसमें कॉलम नहीं भी बनाओगे तो भी होगा, फिर भी हम यहाँ पर भी कॉलम बना के दिखाएंगे। देखो बोल रहा है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर ऑफ ए फर्म आर एज अंडर, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 1000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट पर आवर है 50, मतलब एक लेबर अगर 1 आवर काम करेगा तो 50 रुपीज देना पड़ेगा। एक्चुअल टाइम टेकन है 900 आवर और एक्चुअल वेजेस पेड है 36,000। अब बोला है वेरिएंसेस, अब बात यह है कि लेबर वेरिएंसेस कितने वजह से हो सकता है। तो लेबर का क्या क्या वेरिएंस आ सकता है, देखो लेबर का कॉस्ट का वेरिएंस आ सकता है। देखो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं लेबर का क्या क्या वेरिएंस आएगा। लेबर का कॉस्ट वेरी कर सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट वेरिएंस। अब कॉस्ट क्यों वेरी करेगा, यहाँ पर कॉस्ट जो है वो मेनली 3 वजह से वेरी करता है। एक हो गया लेबर का रेट, कि हम लोगों ने जो रेट सोचा था उससे कम या ज्यादा हुआ मार्केट में, जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं होता है। क्या बता सकते हो यहाँ पर लेबर का रेट क्या है, यहाँ तो बता दिया है 1 आवर के लिए 50 रुपीज मिल रहा है, यहाँ पर लेबर का रेट क्या है। 900 आवर्स के लिए अगर 36,000 पे किया गया है तो रेट क्या है लेबर का, बता सकते हो। 900 आवर्स के लिए अगर 36,000 पे किया गया है तो लेबर का रेट क्या है, रेट पर आवर 4, 36,000 डिवाइडेड बाई 900, 4 नहीं 40 होगा, ठीक है। तो 40 रुपीज पर आवर हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये रेट की वजह से हमारा कॉस्ट में चेंजेस आ सकता है। और क्या हो सकता है, लेबर एफिशिएंसी। लेबर एफिशिएंसी का मतलब है कि हम लोगों ने सोचा था सपोज लेबर 10 घंटे में काम कंप्लीट कर लेगा, बट उसको 12 आवर्स लगा, तो लॉस है हमारे लिए।
क्योंकि 2 आवर्स का ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेबर ज्यादा एफिशिएंट है तो 10 घंटे का काम 8 घंटे में कर दिया तो फेवरेबल केस होगा। और एक क्या हो सकता है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब ये क्या होता है, आइडल टाइम का मतलब है कि लेबर ऐसे ही बैठा है और हम लोगों को उनको पेमेंट करना पड़ा। अब आइडल टाइम दो तरह का होता है, नॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल भी होता है। ठीक है, नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब जैसे लेबर को भूख लगा तो वो खाना खाएगा, तो पर्टिकुलर एक टाइम होता है, टिफिन टाइम होता है, ठीक है, लंच जो है वो भी होता है, तो उसमें तो लेबर को हम लोग रोक नहीं सकते, वो तो एक नॉर्मल कंसेप्ट है, वो तो करेगा ही। तो आइडल टाइम में क्या हम लोग बोलेंगे, वो खाना खाने गया तो उसको पेमेंट नहीं करेंगे उतने टाइम का जितना टाइम वो खाना खाने में लगा रहा है, उतने का उसका पेमेंट काट लेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आइडल टाइम के लिए भी हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो उसके लिए भी कॉस्ट वेरी करता है। और दूसरे तरह का आइडल टाइम भी होता है, एबनॉर्मल आइडल टाइम भी होता है, कि मान लो कि स्टॉक ही खत्म हो गया, जिस स्टॉक के थ्रू से, रॉ मटेरियल के थ्रू से लेबर काम कर रहा था, तो अगर स्टॉक ही खत्म हो गया तो कैसे फिनिश गुड्स बनेगा, तो उनको बैठा रहना पड़ेगा जब तक स्टॉक नहीं आ रहा है, तो वो भी आइडल टाइम होता है। तो आइडल टाइम में भी ऑर्गेनाइजेशन को पे करना पड़ सकता है। तो ये सारे कंडीशन के वजह से कॉस्ट जो है हमारा वेरी कर सकता है। और जो रेट है, एफिशिएंसी में लगा दिया मैंने गलती से, जो रेट है वो कितने तरह से वैरी कर सकता है। देखो जो रेट है वो कितने तरह से वैरी कर सकता है, ये हो सकता है लेबर यील्ड, यील्ड वेरिएंस के वजह से, और लेबर मिक्स वेरिएंस के वजह से। ठीक है, तो मिक्स वेरिएंस क्या होता है, जैसे मान लो हम लोगों ने 3 तरह का लेबर लिया है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अब हम लोगों ने सोचा था सब इक्वल इक्वल में लेंगे, लेकिन हम लोगों ने 2:1:1, जैसे मान लो हम लोग सोचा 10 स्किल्ड लेबर लेंगे, अनस्किल्ड लेंगे 5 और सेमी स्किल्ड लेंगे 15। ठीक है, ये रेशियो सोचा था, बट हम लोगों ने एक्चुअली में क्या किया, ये कर दिया 12 और ये कर दिया 7 और यहाँ पर मान लो ये कर दिया 10, तो ये क्या हो गया, मिक्स को चेंज कर दिया। तो लेबर मिक्स वेरिएंस, इसका और एक नाम भी है, मिक्स की जगह गैंग वाला लैंग्वेज भी यूज किया जाता है, लेबर गैंग वेरिएंस। तो अगर हम लोगों ने लेबर के कॉम्पोजिशन में चेंज कर दिया तो इससे हमारा लेबर रेट वेरिएंस जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि इनका सबका सैलरी देने का जो सिस्टम है वो अलग अलग होगा, तभी तो कोई स्किल्ड है, कोई सेमी स्किल्ड है, कोई अनस्किल्ड है। तो अगर मिक्सचर में चेंज होगा तो रेट में भी हमारा चेंज हो जाएगा, और रेट में चेंज होगा तो कॉस्ट में चेंज होगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और लेबर यील्ड वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस का मतलब है कि लेबर उस टाइम से कितना यूनिट प्रोडक्शन करने का सोचा था और कितना प्रोडक्शन किया। ठीक है, उसको बोलते हैं लेबर यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन के साथ समझ सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पर बोला है स्टैंडर्ड टाइम फॉर द जॉब 1000 आवर्स, स्टैंडर्ड रेट पर जॉब भी बता दिया है, एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल वेजेस पेड। हम लोग को बोला है कैलकुलेट वेरिएंस, हमें वेरिएंस कैलकुलेट करके बताना है, लेकिन बोला नहीं है कि क्या क्या वेरिएंस। लेकिन अगर हम लोग समझ के करेंगे तो हमें वेरिएंस खुद ब खुद कैलकुलेट करने के लिए पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन से क्या क्या वेरिएंस निकलेगा। आप देखो समझना कितना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बोला है वेरिएंस, नाम नहीं लिया है कि ये वेरिएंस निकालो, तो अगर समझोगे नहीं तो वेरिएंसेस कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो स्टैंडर्ड में क्या दे रखा है, पहले हम वो लिख लेते हैं। एक तरफ हम बनाते हैं स्टैंडर्ड का कॉलम और एक तरफ हम बना लेते हैं एक्चुअल का कॉलम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में क्या हुआ है, एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्टैंडर्ड के हिसाब से 1000 आवर्स लगना चाहिए था। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड आवर। ठीक है, जो जॉब परफॉर्म होने वाला है उसके लिए 1000 आवर चाहिए। और रेट क्या है, रेट पर आवर मतलब एक लेबर को 1 आवर काम करने के लिए 50 रुपीज दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा ये बताओ, स्टैंडर्ड कॉस्ट तो निकाल ही सकते हैं ना, कि इसका मतलब पूरे काम को कंप्लीट करवाने के लिए कितना खर्चा हो जाएगा। कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, बोलो कितना होगा, बोलो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा। 50,000। हाँ 50,000, 1000 इंटू 50, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा हम लोग का 50,000। ठीक है, अच्छा एक्चुअली में देखो यहाँ पर लेबर कितना टाइम लिया, 9 आवर्स, तो यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल टाइम टेकन। तो एक्चुअल टाइम टेकन जो है उसी काम को करने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर जॉब के लिए ही चल रहा है बात, तो ये हो गया 900 आवर। और जो रेट है वेजेस रेट, ठीक है, वेजेस रेट ये पहले हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि नहीं निकाल के दिया हुआ है। तो 36,000 हम लोगों ने पेमेंट किया है
900 आवर्स उन्होंने काम किया है, तो पर आवर कैसे निकलेगा, रुपीज पर आवर हो जाएगा डिवाइड करने पे 40 रुपीज, ठीक है। अच्छा, और एक्चुअल कॉस्ट फिर कितना हुआ वो हमें दे दिया है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से मल्टीप्लाइड करके लिखेंगे। 900 आवर्स का 40 रुपीज करके हम लोगों ने 36,000 रुपीज का जो है एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड किया है, यहाँ दे रखा है। बोला है वेरिएंस निकालो। अब बोलो वेरिएंस क्या क्या निकलेगा। कॉस्ट हम लोग देखो क्या क्या डिफरेंस हुआ है, यहाँ भी आवर है स्टैंडर्ड, यहाँ भी एक्चुअल आवर है, ठीक है। तो 1000 आवर्स सोचा था काम करने में लगेगा कोई एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने में, बट लगा 900 आवर्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम लोगों ने सोचा था लेबर 1000 आवर्स में काम कर देगा, लेकिन उसने 900 आवर्स में ही काम कंप्लीट कर दिया, तो इससे लेबर का क्या पता चलेगा, रेट, एफिशिएंसी, आइडल टाइम, मिक्स, यील्ड। बोलो, अपने आप बोलोगे तो तुम लोग को चैप्टर समझ में अच्छे से आएगा। तो अगर 1000 घंटे का काम 900 घंटे में कंप्लीट होता है, तो ये जो डिफरेंस हो रहा है आवर्स का, इससे लेबर का कौन सा कैपेबिलिटी निकल के आता है कि उसने अच्छा किया कि खराब किया। लेबर एफिशिएंसी। अच्छा किया, टाइम बचाया, ठीक है। कितना टाइम बचाया, 100 आवर्स। तो फिर ये क्या, ये कौन सा हाँ बोलो बोलो, कौन सा वेरिएंस होगा बोलो। लेबर आइडल टाइम। आइडल टाइम होगा, ये टाइम बचाया है। मैंने तुम लोग को 100 मार्क्स का क्वेश्चन 3 घंटे, मैम लेबर एफिशिएंसी। हाँ एफिशिएंसी होना चाहिए। मैंने तुम लोग को बोला 100 मार्क्स का क्वेश्चन है 3 घंटे में कंप्लीट करो, अब तुम लोगों ने 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया, तो क्या आइडल टाइम हुआ, नहीं ना। आइडल टाइम का मतलब क्या, जिस टाइम का पेमेंट मिल रहा है लेकिन हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। अब रीजन कुछ भी हो, नॉर्मल आइडल टाइम भी हो सकता है और जो है एबनॉर्मल आइडल टाइम भी हो सकता है, तो इसका मतलब लेबर एफिशिएंट है। तुम लोगों ने अगर 100 नंबर का क्वेश्चन खत्म करके मुझे दे दिया, वो भी 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स में, तो तुम लोग एफिशिएंट हो। तो ये डिफरेंस हमें लेबर का एफिशिएंसी बताएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेबर, क्योंकि बोला है ना, देखो वेरिएंस बोला है खुद से कैलकुलेट करो, नाम कहाँ दिया है तो खुद को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले निकलेगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। तो एफिशिएंसी निकाल लेते, क्योंकि मेरा पहले जो लिखा हुआ था उससे मेरा वही निकलेगा। अब कैसे निकालोगे, सिंपल सा बात है, 1000 आवर्स सोचा था बट 900 आवर्स में काम कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये तो आवर्स ही बताएगा ना, मुझे सारे वेरिएंसेस को कॉस्ट में बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कौन सा रेट लगेगा, मैंने वहां मेटेरियल जैसा है, लेबर भी वैसा ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है, ठीक है। तो हमेशा रेट स्टैंडर्ड से ही हमें कंपेयर करना चाहिए। एक्चुअल रेट सिर्फ हमें एक्चुअल कॉस्ट से ही एक्चुअल रेट जो है एक्चुअल आवर्स से ही मल्टीप्लाई करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी हम टेबल बना के दिखाएंगे, ये देखो एक्चुअल रेट एक ही जगह पे, बाकी सब जगह पे स्टैंडर्ड रेट होता है। और ये एप्लीकेबल कब होगा, जब हम लोग एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करते हैं, ठीक है, चाहे वो इनकेस ऑफ मेटेरियल हो चाहे वो इनकेस ऑफ लेबर हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेट, ये दिमाग में बैठा लो, ये स्टैंडर्ड रेट ही होगा, क्योंकि एक्चुअल रेट इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो मार्केट में फ्लक्चुएट करता रहता है, तो उससे अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग आंसर नहीं ला पाते। यही रीजन होता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हर जगह पे रेट स्टैंडर्ड रेट लाया जाता है। तो ये 50 हो गया, तो उसने 100 आवर्स जो बचा लिए उस पे हमारा कितना पैसा सेव हो गया, पर आवर पे 50 रुपीज कम देना पड़ा, तो कितना सेव हो गया, 50,000 होगा कि 100 होगा, 1000 माइनस 900, 5000 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एडवर्स होगा कि फेवरेबल हो रहा है, फेवरेबल, पैसा बचा ना, 100 घंटे कम लगे, पैसा बचा। अच्छा, अब चलो रेट का चेंजेस देखें। सोचा था 50 रुपीज करके पे करना पड़ेगा 1 आवर का, बट पे करना पड़ा 40 रुपीज। मुझे बताओ ये डिफरेंस से हम लोग कौन सा वेरिएंस निकाल सकते हैं। सोचा था 1 आवर का 50 देना पड़ेगा बट दिए हैं 40, बोलो कौन सा वेरिएंस निकलेगा और क्या निकलेगा, फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल। फिर से सुनो, 50 रुपीज सोचा था 1 घंटे का देना, हाँ बोलो, আরেকবার বলো, কথাটা না কেটে গেল, পুরোটা শুনতেই পেলাম না। रेट वेरिएंस, हाँ रेट वेरिएंस, ठीक है, रेट निकलेगा ना क्योंकि रेट का डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। अब बोलो सिचुएशन फेवरेबल होगा कि एडवर्स होगा, 50 सोचा था 40 लगा, बोलो फेवरेबल, फेवरेबल। यहाँ पर लिखेंगे लेबर रेट वेरिएंस। तो
50 रुपीज करके सोचा था बट 40 रुपीज में ही काम हो गया, ठीक है, ये रुपीज है। अब इनटू क्या करेंगे, अगर मेरा पर आवर पे 10 रुपीज बचा तो जितना अमाउंट बचा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना टाइम उन्होंने काम किया था उसी टाइम पे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार सोचो, मुझे लगा था मुझे किसी को 50 रुपीज पर आवर का पेमेंट करना है, बट मुझे 40 रुपीज पर आवर पेमेंट करने से ही मेरा काम हो गया, अच्छा बात है, मेरा पर आवर पे 10 रुपए का बचत हुआ। लेकिन टोटल कितना बचत हुआ, टोटल सेविंग्स कितना है वो कैसे पता करेंगे। अब ये 10 रुपीज जो बचा वो कौन से आवर पे बचा, 1000 घंटे पे या 900 घंटे पे, क्योंकि एक्चुअली कितना टाइम काम हुआ है, 900 घंटा, ये तो मैंने सोच रखा है। तो ये 10 रुपए का सेविंग्स 1000 घंटे पे हुआ है कि 900 घंटे पे, तुम लोग ही बताओ, 1000 घंटे पे हुआ कि 900 घंटे पे। हाँ बोलो। 900 घंटे में। 900 घंटे पे ही होगा ना, 900 पे, क्योंकि एक्चुअली काम तो 900 आवर्स हुआ है, तो बचत तो 900 पे, इतना काम तो हुआ ही नहीं 1000 घंटा, तो इस पे कैसे बचत कर लेंगे। तो 900 आवर्स का पेमेंट पे हम लोगों ने पर आवर पे 10 रुपीज करके बचा लिया, तो इसका मतलब बच गया अकॉर्डिंग टू द मार्केट सिचुएशन। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000, और ये केस क्या हो गया, फेवरेबल, ठीक है, ये केस फेवरेबल, क्योंकि यहाँ भी हमारा सेविंग्स है, ठीक है। अब ये जो निकाला है मैंने कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, इससे मेरा कौन सा वेरिएंस निकलेगा, मुझे लगा था कि पूरे काम को कंप्लीट करने का 50,000 लगेगा, लेकिन पूरा काम कंप्लीट हो गया 36,000 से। तो ये डिफरेंस क्या बताएगा, लेबर कॉस्ट, देखो रेट तो हो गया, एफिशिएंसी, ये दो तो होने वाला नहीं, बचा है 1 2 3 4, बोलो कौन सा होगा, बोलो कौन सा होगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट का कॉस्ट, यहाँ तो लैंग्वेज ही कॉस्ट बता रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पर क्या निकल के आएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये देखो लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो 50,000 सोचा था बट 36,000 से ही काम हो गया, ये डिफरेंस 14,000। अगेन ये वाला मेरा 50,000 सोचा था बट मेरा 36,000 से ही काम हो गया, तो ये 14,000 मेरा क्या हो गया, फेवरेबल हो गया, ठीक है, फेवरेबल। अच्छा अब देखो कॉस्ट का इंपैक्ट ये दोनों से आता है, तो ये दोनों को ऐड करो, 9,000 प्लस 5,000, 14,000 फेवरेबल, ठीक है। तो ये आंसर ऐसे हो गया। अब क्या इसको हम लोग टेबल फॉर्मेट में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पर भी हम लोग चार टेबल, अभी फिलहाल के लिए चार टेबल, लेबर में ना टेबल थोड़ा सा और भी बढ़ जाएगा, अभी हम चार टेबल से ही दिखाते, क्योंकि इसके पहले भी मैंने 4 टेबल यूज किया इन केस ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, समझ के वही चीज क्या है, स्टैंडर्ड आवर 1000, स्टैंडर्ड रेट 50, तो ये कितना हो रहा है 50,000, हम डायरेक्ट जो है वैल्यू लिख रहे हैं। एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट कितना हो रहा है, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट 36,000, ये देखो 900 आवर और 40, 36,000, तो ये हो गया। इसमें क्या लिखते हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, जैसे देखो इसी के साथ कंपेयर करते हुए चलो, RSQSR था ना, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, बट ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे वहां पर मोर देन वन मटेरियल होता है तभी मिक्स का बात आता है, वैसे यहाँ पर मोर देन वन टाइप ऑफ लेबर होंगे तभी ये वाला बात आएगा, तो ये वाला हमारा यहाँ पर कुछ एप्लीकेबल नहीं होने वाला। अब बचा क्या, यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल आवर इनटू यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी, बस ये क्वांटिटी है और यहाँ पर आवर्स है, ठीक है। स्टैंडर्ड एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, अब एक्चुअल आवर कितना है 900, ठीक है, और स्टैंडर्ड रेट कितना है 50, ये देखो स्टैंडर्ड रेट कितना है 50, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 45,000। अब यहाँ पर भी सेम तरीके से आंसर आ जाएगा, पहले हम समझा के बोलते, देखो हमें बोला नहीं है कौन सा वेरिएंस निकालना पड़ेगा। अब अगर जो लोग टेबल करके करना चाहते हैं उनको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर मुझे वेरिएंसेस का नाम ही नहीं दिया है तो इससे मुझे क्या क्या वेरिएंस निकलेगा। तो चलो कंपेयर करके देखो, अगर हम लोग ये कॉलम को इससे करते हैं, अब ये तो कुछ है नहीं वैल्यू कि इससे कंपेयर कर ले, तो यहाँ पर लगाना बेकार है, इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, ये देखो स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट, तो यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड रेट अगर कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, ठीक है। तो
ये समझा रहा है हमें कि हम लोगों ने कितना टाइम सोचा था काम करने में लगेगा और एक्चुअली कितना लगा। मतलब ये किस चीज का डिफरेंस, डिफरेंस देखो इनटू, छोड़ो इनटू, हर जगह स्टैंडर्ड रेट होने वाला है, ये आवर्स का डिफरेंस बता रहा है। तो आवर्स का डिफरेंस मतलब हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बताएगा। ये दोनों का डिफरेंस लेबर एफिशिएंसी होगा। तो 50,000 और 45,000 का अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा 5,000 यहाँ पर एडवर्स, ठीक है, सॉरी फेवरेबल। क्यों? क्योंकि 50,000 खर्चा होने वाला था बट हुआ है 45,000, तो 5,000 एडवर्स। देखते हैं लेबर एफिशिएंसी 5,000 एडवर्स है कि नहीं। देखो 5,000 एडवर्स है, ठीक है। तो ये समझ के टेबल में भी समझ के कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम एक बार दिखाई देते पूरा लिख के, यहाँ पर ये देखो ऐसे करके ये चेक करोगे क्या डिफरेंस दिख रहा है, समझ के करो। ये देखो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, ठीक है। तो ये दोनों का गैप क्या निकल के आया, 5,000 फेवरेबल। और ये मेरा क्या निकल गया है, कंपेयर क्या कर रहे हैं, टाइम में क्या डिफरेंस है, तो ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बताएगा। चलो अब इस कॉलम के साथ अगर इसको चेक करते या फिर इन दोनों का, चलो पहले इन दोनों का चेक कर लेते, जगह है, इन दोनों का चेक करो। तो यहाँ पर क्या मेरा कॉमन चला जाएगा, यहाँ पर एक्चुअल आवर कॉमन चला जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। तो इससे क्या पता चला, डिफरेंस देखो तो मेरा रेट का डिफरेंस मतलब लेबर रेट वेरिएंस बताएगा ये दो कॉलम हमें। तो 45,000 माइनस यहाँ पर 36। अब कैसे पता चलेगा, इससे इससे माइनस करने की, इससे इसको माइनस करना है, हमेशा स्टैंडर्ड आगे रहेगा क्योंकि सोच के साथ एक्चुअल का कंपैरिजन करना है। 45,000 माइनस 36,000, तो यहाँ पर हो गया 9,000। अब हम लोगों ने सोचा था, ये देखो इससे इसको कर रहे हैं, हम लोगों ने सोचा था 45,000 खर्चा होगा बट हुआ 36,000, तो ये मेरा फेवरेबल। अगेन देखो रेट वेरिएंस 9,000 मेरा फेवरेबल आ गया, ठीक है। अब और क्या कंपेयर करना बाकी, इसके साथ हम लोग इसको कंपेयर, इसके साथ अब ये ऐसे करते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं इसके साथ। चलो इसको कंपेयर करो, ठीक है। ये दोनों में क्या निकल के आएगा, डिफरेंस देखो, स्टैंडर्ड आवर है यहाँ पर, स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल रेट है। अच्छा यहाँ ना हम लोग कुछ कॉमन नहीं ले पा रहे, यहाँ स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, मतलब ये दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली लेना है। मतलब हम लोग का डिफरेंस ऐसे होगा, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट। तो ये क्या बताएगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये दोनों का डिफरेंस देखो 50 और 36 का डिफरेंस हो जाएगा 14,000, ठीक है। तो सोचा था 50 लगेगा, लगा 36, अच्छा बात है, फेवरेबल। अब देखो ऐसे भी कर सकते हो। अब रहा जो नंबरिंग वाला सिचुएशन, वो भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में 1-4 था, देखो यहाँ पर लेबर कॉस्ट वेरिएंस में भी 1-4 आया, ठीक है। रेट वाले में क्या था, देखो रेट वाले में यहाँ पर रेट मतलब प्राइस, यहाँ पर 3-4। तो यहाँ पर भी देखो प्राइस वाला यानी रेट वाला, ठीक है, 3-4। ये देखो यहाँ पर भी 3-4 एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग का एफिशिएंसी वेरिएंस, अब एफिशिएंसी वेरिएंस में हम लोग का क्या हो जाएगा, 1-3 होता है उसमें, ठीक है, 1-3 होता है एफिशिएंसी में हम लोग का, 1-3 होता है। और यहाँ पर 1-3 कौन सा था, यूसेज। तो यहाँ यूज के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मेटेरियल है, यहाँ पर लोगों का काम करने के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग ओरिएंटेड काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है एफिशिएंसी बताएगा। तो ये अगर हम लोग इसमें नंबरिंग करें तो इस तरह से होगा। तो लेबर जो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैसे होता है, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के तरह ही होता है, ठीक है। रेट का मतलब यहाँ पर मेटेरियल का प्राइस, ठीक है, यूसेज के जगह एफिशिएंसी। तो इस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ भी मैंने 3 तरीके से ही करके बताया, ये समझ के, ये फिर मैंने टेबल को समझाया, फिर वही 1-3 मतलब जो एक बोल सकते हो थोड़ा सा रटने वाला कंसेप्ट हो जाता है कि 1-2 1-3, लेकिन हाँ वही रट पाएगा जो इसे समझेगा कैसे प्रिपेयर करना है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर लेकिन बेसिक सेंस हमें थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करना है, सिर्फ फॉर्मूला से काम नहीं होने वाला। अच्छा ये हो गया मेरा इलास्ट्रेशन 5। अब इलास्ट्रेशन 6, ये वाला देखो, इलास्ट्रेशन 6 देखते हैं। अच्छा इसमें क्या बोला है, the standard output of a product EXE is 25 unit
per hour in manufacturing department of a company employing 100 worker. The standard wage rate per hour is 6. बोल रहा है कि 100 वर्कर को काम पे रखा गया है और इनका वेज रेट है 6 पर आवर करके, और क्या बनाने के लिए रखा गया, प्रोडक्ट का नाम है EXE 25 यूनिट पर आवर करके मैन्युफैक्चर करने का टाइम लगेगा। मतलब 25 यूनिट पर आवर का मतलब है 1 आवर काम करने से 25 यूनिट जो है EXE बन के रेडी होगा। इन्हें 42 आवर्स वीक, मतलब एक वीक में 42 आवर्स काम हुआ। डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस किया है 1040 यूनिट ऑफ EXE। यहाँ पर स्टैंडर्ड 25 यूनिट पे दिया हुआ है, जबकि एक्चुअली इतना प्रोड्यूस हुआ है, ध्यान रखना है। डिस्पाइट 5% ऑफ द टाइम पेड बीइंग लॉस्ट ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन। मैंने बोला था ना, टाइम लॉस्ट मतलब आइडल टाइम हुआ है एबनॉर्मल रीजन से। अब एबनॉर्मल रीजन कुछ भी हो सकता है, मशीन ब्रेक डाउन हो गया था, स्टॉक आउट हो गया था, कुछ भी हो सकता है। द आवरली वेज एक्चुअली पेड वेयर 6.20, 6 and 5.70, तो रेस्पेक्टिवली टू 10, 30, 60 ऑफ वर्कर। तो 10 वर्कर थे जिनको 6.20 करके पेमेंट मिला, 30 वर्कर को 6 रुपीज करके पेमेंट मिला पर आवर, और 60 वर्कर को 5.70 करके पेमेंट मिला, जबकि हमारे स्टैंडर्ड में एक ही रेट एप्लीकेबल है, दैट इज 6। ठीक है, अब पहले हम समझा के ही करवा देते हैं, फिर उसके बाद कॉलम वाइज करवा देंगे। तो यहाँ मिक्स वाला कंसेप्ट भी आएगा, क्योंकि मोर देन 1 टाइप ऑफ लेबर है। टाइप तो नहीं बताए, बट देखो 10, 30, 60 अब अलग अलग टाइप है, कैसे पता चल रहा है, वेज रेट देखो अलग अलग है, तो फिर टाइप्स भी अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिखते हैं इलस्ट्रेशन 6, यहाँ पर लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और यहाँ पर एक्चुअल। अच्छा, यहाँ पर कॉलम बनाएंगे नंबर ऑफ वर्कर, फिर यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ वर्कर इनटू आवर्स वर्कड, नंबर ऑफ वर्कर, आवर्स वर्कड, आइडल टाइम और रेट, ये कॉलम बनना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल वाला पहले लिख लेते हैं, इसका डिटेल्स दिया हुआ है। तो कितने वर्कर ने काम किया, 10, 30, 60, तो यहाँ पर लिखते हैं 10, 30 और 60 वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 100, नंबर ऑफ वर्कर 100 हो गया। आवर्स वर्कड, कितना टाइम इन्होंने काम किया है, अब कैसे पता चलेगा, देखो टोटल 42 आवर्स वीकली काम हुआ है। अब ये 42 आवर्स जो है वो कितने लोगों ने मिलके किया है, ये बताओ। 42 आवर्स तो एक वीक में काम हुआ है, लेकिन 42 आवर्स काम किन्होंने किया है। अगर हम लोग ये वर्कर से पूछेंगे, ये भी बोलेंगे कि हम लोग वीकली 42 आवर्स काम किए। इनसे पूछेंगे, ये भी बोलेंगे हम लोग 42 आवर्स काम किए। इनसे पूछेंगे, ये भी बोलेंगे हम लोग का 42 आवर्स हम लोगों ने काम किया है। ऐसा थोड़ी है कि ये बोलेगा मैंने 42, टोटल में थोड़ी ना हो रहा है। मेरा बात समझने का कोशिश करो। अगर हम ये 10 वर्कर जो है ना, इनसे जाके अगर पूछेंगे ना आपने इस वीक में कितना टाइम काम किया, ये 10 वर्कर ये बोलेंगे मैंने 42 आवर्स किया। ठीक है, इनसे पूछोगे ये भी बोलेगा मैंने 42 आवर्स किया। इन लोगों से पूछोगे ये भी बोलेंगे हम लोगों ने तो वीकली 42 आवर्स डिवोट किया है कंपनी में। ठीक है, तो एक्चुअली कितना टोटल आवर्स काम हुआ है बोल सकते हो, कितना टोटल मैन आवर्स हो जाएगा, क्योंकि 42 आवर्स वीकली काम हुआ है, लेकिन ये कितने लोगों ने मिलके किया है, 100 लोगों ने। तो टोटल कितना आवर्स काम हुआ है बोल सकते हो। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको बोला जाता है मैन आवर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैन आवर्स। यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल मैन आवर्स वर्क। ठीक है, जैसे मान लो एक लेबर है वो 6 घंटा काम करता है, दूसरा लेबर है, ये एक लेबर है, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहां 6 घंटा काम करवाया जाता है, और एक लेबर है, ये लेबर ए, ये लेबर बी। ठीक है, तो ये भी 6 घंटा ही काम करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितना घंटा काम हुआ, 12 घंटा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, मैन आवर्स बेसिस पे। ठीक है, जैसे मान लो 2 दिन का काम कितना होता है, वीकली कितना काम होता है, सपोज वीकली अगर 6 आवर्स काम होता है, तो 2 पर्सन मिलके कर रहे हैं ना, तो 6 into 12 होना चाहिए, 6 into 2 12 आवर्स होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मैन आवर्स वर्क। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे,
ये इस तरह से होगा 42 आवर्स इंटू 100 वर्कर, तो ये हो गया 4200, ये मैन आवर हो गया, एक्चुअल मैन आवर्स वर्क। ठीक है, अब देखो किसने कितना टाइम काम किया है, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर टोटल आवर्स वर्क हो गया 4200। ठीक है, अब इसको हम लोग रेशियो में डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि कौन से वर्कर ने कितना टाइम काम किया उसको कैलकुलेट करने का। तो टोटल 4200 काम किया है 100 वर्कर ने। ठीक है, तो जो 10 वर्कर का टीम था उन्होंने कितना टाइम काम किया है 420। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो 30 वाले वर्कर ने कितना किया होगा, 4200 काम किया है 100 वर्कर ने, तो फिर 30 वर्कर ने कितना टाइम काम किया है 1260 आवर्स। अच्छा 4200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60, तो ये कितना निकल के आ गया 2520 आवर्स। ठीक है, तो ये आवर्स वर्क है, लेकिन इसमें ना आइडल टाइम भी है। ठीक है, आइडल टाइम कितना है 5%, तो आइडल टाइम निकालेंगे, तो जिस टीम ने 10 वर्कर के टीम ने 420 आवर्स काम किया उनका आइडल टाइम हो गया है 5%। ठीक है, तो आइडल टाइम कितना हो गया 21। ठीक है, 1260 का 5%, तो ये कितना हो गया 63 आइडल टाइम। अच्छा 2520 इंटू 5%, तो इनका कितना आइडल टाइम हो गया 126। ठीक है, 126 हो गया। अच्छा अब रेट क्या है, रेट कॉलम में रेट लिखते हैं 6.26, 6.20, 6 रुपीज और 5.7। ठीक है, अब ये रेट निकल के आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे। मुझे ये बताओ जब हम लोग लेबर को पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ना और एक कॉलम बनाते तो अच्छा होता। ये हो गया आवर्स, ये मैन आवर्स कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मैन आवर्स, और यहाँ पर बना लेते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड। एक्चुअल आवर्स वर्क मतलब प्रोडक्टिव आवर कितना है, क्योंकि ये आइडल टाइम है ना। तो ये देखो ये टोटल मैन आवर्स काम हुआ है, लेकिन 5% हम लोगों ने अभी अभी निकाला ना कि 5% यानी 21 आवर्स जो है वो बेकार चला गया। तो यहाँ पर 399 एक्चुअली प्रोडक्शन के लिए काम हुआ है, ये हम निकाल रहे हैं एक्चुअल आवर्स वर्क, ये मैन आवर्स है। ये इसके बाद होता कॉलम तो बेटर होता। ठीक है, ऐसे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को समझ में आना चाहिए। 1197 और 2520 माइनस 126, तो ये हो गया 2394। ठीक है, हम एक बार फिर से समझा देते हैं ये कॉलम में हम लोगों ने क्या क्या बनाया। हम लोगों ने पहले देखा 100 वर्कर थे, अब 100 वर्कर ने कितना कितना टाइम काम किया हम लोगों ने पूरे मैन आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसमें 5% आइडल है, तो एक्चुअली काम किया गया इतना आवर्स, फिर यहाँ पर आइडल 5% यानी 63 आवर्स, तो यहाँ पर एक्चुअल आवर्स, फिर यहाँ पर 126 आइडल आया अकॉर्डिंग टू 5%, तो ये हो गया हम लोग का एक्चुअल आवर्स वर्क। तो ये भी आवर है, ये भी आवर है, ये भी आवर है। मुझे बताओ जब ऑर्गेनाइजेशन इस 10 वर्कर को पेमेंट करेगा 6.20 पर आवर के बेसिस पे, तो कौन से टाइम बेसिस पे पे करेगा, 399 के बेसिस पे या 420 के बेसिस पे या 21 तो आइडल टाइम है। तो मुझे बताओ कि जब वर्कर को पेमेंट किया जाएगा तो उनको कौन से आवर्स के बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा, सोच के बताओ। वर्कर को जब पेमेंट करेंगे तो उसको कितने आवर्स बेसिस पे पेमेंट करेंगे। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, तुम लोग और भी अच्छे से समझ जाओगे। मान लो एक वर्कर आया, उसके साथ बात हुआ है कि आज 10 घंटा काम करना है, एक वर्कर का एक दिन का काम बता रहे 10 घंटा करना है, तो वो जो काम करने आया तो उसमें बीच में इंटरप्शन हो गया, इसीलिए 2 आवर्स जो है काम बंद रहा, फॉर सम रीजन 8 आवर्स काम हुआ। ठीक है, और जब वो काम करने आया था तब उसको बोला गया था आप 10 घंटा काम करने से आपको एक दिन का हम 500 रुपए देंगे फॉर एग्जाम्पल, या फिर 1500 देंगे 1500। ठीक है, अच्छा ऐसे बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। मान लो बोला गया था कि 100 पर आवर बेसिस पे पेमेंट करेंगे। अब उन्होंने काम किया, 10 घंटा काम करने का कोशिश किया, बट 8 आवर्स जो है इन्होंने एक्चुअली काम किया।
ठीक है। और ये जो है इनका आइडल हो गया, क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हुआ था, इसीलिए 2 घंटा जो है कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ। वो थे काम जहां पर प्रोडक्शन वगैरह और वहां पर थे, लेकिन काम बंद था 2 घंटे के लिए। अब बोलो, जिसने इस वर्कर को काम पे रखा है वो कितना पेमेंट करेगा इस वर्कर को? 10 घंटे के हिसाब से, या 8 घंटे के हिसाब से, या फिर 2 घंटे के हिसाब से? तुम लोग बताओ। जो वर्कर काम करने आया है उसको कितने घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए? 8 घंटे का हिसाब से। 8 घंटे के हिसाब से नहीं, 10 घंटे के हिसाब से ही मिलना चाहिए। 10 आवर्स के हिसाब से मिलना चाहिए। इसका रीजन क्या है? देखो, अब ये ये तो जानबूझ के आइडल नहीं है। अब अगर मशीन खराब हो गया, स्टॉक आउट हो गया, इसमें इस बेचारे का क्या गलती? ये तो अपना 10 घंटा ड्यूटी देने के लिए आया था। अब अगर फैक्ट्री में मशीन ही खराब हो गया, इसके लिए लेबर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो लेबर अपना अगर 10 आवर्स ड्यूटी दे रहा है तो उसे 10 आवर्स का ही पेमेंट करना पड़ेगा। आइडल टाइम के लिए पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। अब आइडल टाइम नॉर्मल होगा तब तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो क्या खाना नहीं खाएगा? वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसे खाना खाने के लिए उसे जो एक टाइम देना पड़ेगा, तब प्रोडक्शन बंद रहेगा। तो नॉर्मल आइडल टाइम पे भी पेमेंट मिलता है, एबनॉर्मल पे भी मिलता है। कभी कभी क्वेश्चन अगर बता दे नहीं मिलेगा तभी नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारे रीजन में मिला। जैसे मान लो जो रॉ मटेरियल यूज कर रहा था, मान लो ये फर्नीचर बना रहा था, फेविकॉल ही खत्म हो गया, ठीक है, फेविकॉल से चिपकाते रहे तो वो खत्म हो गया। तो अगर वो खत्म हो गया तो इसमें इसका क्या गलती है? या फिर लकड़ी जो यूज हो रहा था वो खत्म हो गया, तो इसमें इनका तो कोई गलती नहीं है। तो ये तो अपना 10 घंटा ड्यूटी दे रहे, तो 10 घंटे का पेमेंट इनको मिलना चाहिए। तो अगर ये समझ में आता है तो मुझे बोलो यहाँ पर पेमेंट कितने रुपीस पे मिलना चाहिए? यहाँ पर हम रुपीस मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपीस का कॉलम तो मेरे पास अवेलेबल है, बट कौन से कॉलम से मल्टीप्लाई करें, इससे, इससे या इससे? बोलो। मैन आवर्स। हाँ, मतलब 399, 1197, 2394 इतने इतने आवर्स का काम हुआ है, जिसमें से सॉरी मैन आवर्स पे होगा, सॉरी हम ये वाला कॉलम बोल रहे हैं। मैन आवर्स मतलब 420 आवर्स के लिए इन्होंने अपना टाइम डिवोट किया, जिसमें 21 आवर्स ये लोग काम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? कुछ एबनॉर्मल रीजन था, क्वेश्चन में हमें बताया एबनॉर्मल रीजन की वजह से। तो 420 आवर्स पे इनको मिल जाएगा 6.2। तो यहाँ पर हो गया 2604। 1260 आवर्स पे इनको मिल जाएगा 6 रुपीज, तो 7560। और 2520 पे इनको मिल जाएगा 5.7 है, शायद मैंने क्या लिखा है, 5.7 होना चाहिए। हाँ, $14,364, ठीक है। अब इसका टोटल लगा, 7560 प्लस 2604, तो 24,528 ये एक्चुअली में हम लोग का खर्चा हुआ है। ये एक्चुअली में हमारा कॉस्ट इनकट हुआ है। अब स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल मतलब अगर यही काम हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस पे करते हैं तो हमारा कितना खर्चा होगा। तो उसके लिए देखो, रेट तो एक ही है, तो इस पे कॉलम क्या क्या बनाएंगे, ऐसे बनाते हैं। देखो, नंबर ऑफ वर्कर नहीं है इस क्वेश्चन में ना, हम लोग का नंबर ऑफ वर्कर नहीं है। ये देखो, यहाँ पर हो जाएगा रेट। ये रेट कितना बताया चेक करके देखो, रेट हम लोग का बताया 6 रुपीज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 6 रुपीज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि 25 यूनिट बनाने के लिए 1 आवर चाहिए और 100 वर्कर काम कर रहा है, ठीक है, 100 वर्कर है। तो नंबर ऑफ वर्कर यहाँ पर भी है, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर कितना है, 100 है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम, कितना आवर्स वर्कड होगा, मैन आवर्स कितना होगा अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल करते हैं। तो इसके लिए देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं, हम लोगों को यहाँ पर 1040 यूनिट बनाना है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से 25 यूनिट बनाने पे लगता है 1 आवर, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है। एक यूनिट बनाने पे लगेगा 1/25 आवर। तो 1040 यूनिट बनाने पे 1040 डिवाइडेड बाई 25 आवर, मतलब पर यूनिट के हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकल के आ गया हम लोग का 41.6 आ रहा है, 1040 और हाँ 41.6 आवर्स, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर देखो ये हम लोगों ने कैसे निकाला, ये 25 यूनिट्स 1 आवर, यहाँ पर देखो 25 यूनिट पर आवर इन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉइंग 100 वर्कर। फिर से एक दिमाग लगाना है हमें, वर्कर 100 है, ठीक है, 1 घंटा जब काम होता है तो 100 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। तो जैसे 100 वर्कर काम करते हैं तो मैन आवर्स कितना हो जाएगा, 1 आवर इंटू 100, ये मैन आवर से करना चाहिए हमें, ठीक है। 1 आवर इंटू 100 यानी 25 यूनिट बनाने में 100 आवर्स का जो है टाइम यहाँ पर जाएगा, ठीक है। 100 आवर्स क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं, मैंने अभी समझाया ना कि अगर इन ग्रुप को पूछेंगे ये भी 42 आवर्स बोलेंगे, ये भी 42, ये भी 42। वैसे ही जब 100 वर्कर काम करे वो तो सभी बोलेंगे कि हम लोगों ने 1 घंटा काम किया। 100 वर्कर लाइन पे लगे हैं, 1 यूनिट बना दिया है उन्होंने, 25 यूनिट बना दिया 1 घंटे में, तो सभी तो बोलेंगे मैंने 1-1 घंटा काम किया। अगर 100 लोग 1-1 घंटा काम करेंगे तो 100 आवर्स होगा कि नहीं, वही हो गया मैन आवर्स। तो 100 आवर्स डिवाइडेड बाई 25 और यहाँ पर हो जाएगा 1040, तो ये इंटू 100, अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का थोड़ा सा चेंज, ठीक है। ये हो गया 4160, ठीक है, 4160। ये क्या निकल के आया, ये मैन आवर्स निकल के आया, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, मैन आवर्स। तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल, एक्चुअल यूनिट जितना प्रोड्यूस्ड हुआ है उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड मैन आवर्स क्या लगेगा, 4160, ठीक है, और एक्चुअली में लगा है 4200, स्टैंडर्ड मैन आवर्स 4160 लगेगा। अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अपना कॉस्ट, कैसे कैलकुलेट होगा, 4160 इंटू 6 रुपीज करके पे करना है, तो 4160 इंटू 6, 24,960। ये क्या निकल के आया, ये तो है रेट, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ये भी कैसे निकल के आया, ये कैसे निकल के आया है, 2604 आवर्स वर्क यहाँ पर इंटू रेट, ठीक है, आवर्स वर्क इंटू रेट। और जब हम लोगों ने आवर्स वर्क निकाला है तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स कंसीडर हुआ है, तभी तो ये 420 1260 2520 हुआ है ना। ये 100 आवर्स 4200 कैसे हुआ है, 42 आवर्स 4200 कैसे हुआ, 100 वर्कर का इंपैक्ट देने के बाद, तो ये ऑलरेडी मैन आवर्स है, मैन आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब ये भी मैन आवर्स में ही आया, एक्चुअल मैन आवर्स वर्क, तो मैन आवर्स इनटू रेट, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वही हो गया, मैन आवर्स इनटू रेट, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड मैन आवर्स इनटू रेट 24960, ये कैलकुलेट हो गया। इससे एटलीस्ट हम लोग अभी क्या निकाल सकते हैं, हम एक निकाल के दिखा देते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने सोचा था 24960 रुपीज का कॉस्ट इनकर्ड होगा, बट कॉस्ट इनकर्ड कितने का हुआ है, 24528 का, 24528 का। और ये जो डिफरेंस होगा ये हमें कॉस्ट का ही डिफरेंस बताएगा, सीधा सीधा दिख रहा है हमें 24528, तो ये हो गया 432। अब सोचा था 24960, लगा है 24528, फेवरेबल केस है, बचत हुआ है, सेविंग्स हुआ है, ठीक है, मतलब खर्चा कम हुआ है। लेबर कॉस्ट, अब क्या निकाल सकते हैं, लेबर रेट भी निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेबर रेट वेरिएंस, देखो ये भी निकाल के दिखा देते हैं, रेट वेरिएंस हम इंडिविजुअली निकाल के दिखा रहे हैं क्योंकि अभी हम कंसेप्ट के साथ सिखा रहे हैं। तो 6 रुपीज और कहा 6.2, तो 6 माइनस 6.2, ये डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। दूसरे वाले कैटेगरी में 6 माइनस 6, ये देखो, तीसरे वाले में 6 माइनस 5.7, ये क्या निकल के आया, स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट का डिफरेंस। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पेमेंट एक्चुअल आवर्स के हिसाब से करना है, तो एक्चुअल मैन आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखो कितना है, 420 क्योंकि हमें पेमेंट किस पे दिया है, इसी आवर्स पे दिया है, इस पे नहीं, इस पे देना पड़ेगा ना। 420 1260 और 120 1260 और ये कितना था 2520, ठीक है। अब ये मेरा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि ये 6 माइनस 6 है, और ये 0.2 इंटू 4.2 420, देखते हैं 420 इंटू 0.2, तो ये हो गया 84, ठीक है। अच्छा ये मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्स केस, ज्यादा लगा, यहाँ पर कम हो गया, 6 माइनस 5.7, मेरा 30 पैसे का सेविंग्स हुआ है, और 2520 आवर्स के लिए पेमेंट हुआ है, तो 756, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये मेरा फेवरेबल केस हो गया। अब फेवरेबल और एडवर्स का कॉम्बिनेशन लगाते 84, मतलब सेट ऑफ करते, इसका 840 आ गया, ठीक है, माइनस होगा, मैंने शायद प्लस कर दिया, 756 माइनस 84, तो ये हम लोग का 6
672 आएगा, ठीक है, 672 फेवरेबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का लेबर रेट वेरिएंस निकल गया। और एक वेरिएंस भी अभी हम निकाल के दिखा देते हैं, लेबर एफिशिएंसी, यहाँ पर ही दिखाते ताकि नहीं, यहाँ नहीं होगा, यहाँ दिखाते लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल कितना आवर्स लगा है 4160, ठीक है, स्टैंडर्ड मैन आवर्स लगा है 4160, ठीक है, और कितना मैन आवर्स हम लोगों का, ये स्टैंडर्ड मैन आवर्स है, और एक्चुअली कितना मैन आवर्स काम हुआ है, तो एक्चुअली आवर्स वर्क हम लोग का ये है, क्योंकि यहाँ पर कोई हम लोग का आइडल टाइम नहीं है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल है जितना मैन आवर्स वर्क हुआ है उसमें कोई आइडल आवर्स नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आइडल टाइम 0 है। तो हम लोग कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, हमें कंपेयर हमेशा करना चाहिए। एफिशिएंसी कैसे पता चलेगा, एफिशिएंसी पता करने के लिए जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था, 10 घंटे काम करने के लिए आया था, बट वो 8 घंटा ही प्रोडक्टिव काम कर पाया, 2 आवर्स नहीं कर पाया। तो अगर एफिशिएंसी चेक करना है तो 8 आवर्स के बेसिस पे चेक करेंगे उसने कितना काम किया, क्यों, क्योंकि 2 घंटा तो वो बैठा था, रीजन जो भी हो। तो एफिशिएंसी तो 8 घंटे के हिसाब से चेक करेंगे, 10 घंटे के हिसाब से नहीं करना है। पेमेंट 10 घंटे के हिसाब से मिलेगा, गलती हमारा है, हमारे वजह से वो आइडल बैठा था, तो फिर पेमेंट हमें करना पड़ेगा। और 8 आवर्स जो है इससे हम लोग एफिशिएंसी चेक करेंगे, भाई 8 घंटे में कितना काम करके गया, ठीक है। तो एफिशिएंसी चेक करना है तो जितना टाइम काम किया है, तो कितना टाइम काम किया है 399, 1197, 2394, इसका ऐड कर लेते हैं एक्चुअल वाला का, 399, 1197 और 2394, ठीक है, 2394। अब अगर सोचते हो कि यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ कोई आइडल टाइम था ही नहीं, तो इसीलिए एक्चुअल आवर्स वर्कड और जो टोटल मैन आवर्स है वो सेम है, क्योंकि देखो टोटल मैन आवर्स इक्वल टू क्या हो सकता है, एक्चुअल आवर्स वर्कड और आइडल आवर्स। तो अगर कोई आइडल आवर्स है ही नहीं तो जितना मैन आवर्स था उतना ही एक्चुअल आवर्स है, ठीक है। जैसे अगर 10 घंटे का 10 घंटे ही किसी ने काम कर लिया, किसी वर्कर ने, उसने आइडल बैठा ही नहीं, वो तो जितना उसने टाइम लगाया पूरा का पूरा ही उसने काम किया है। तो अभी हम लोग क्या चेक करें, एफिशिएंसी क्या है, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से वो काम 4160 आवर्स में हो जाना चाहिए, जबकि एक्चुअली में उस काम को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगा है, ठीक है। ये हो गया आवर्स का डिफरेंस। अब इसमें रेट लगाएंगे, रेट हमेशा क्या लगेगा, स्टैंडर्ड रेट लगेगा, इंटू 6 कर लेते हैं। अब डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 399 प्लस 1197 2394, तो ये हो गया 3990, तो 4160 मतलब एफिशिएंसी फिर भी हुआ है, ठीक है, माइनस 4160, तो ये हम लोग का फेवरेबल केस है, इंटू 6, ठीक है। तो 1020 ये मेरा क्या हो गया, फेवरेबल, 1020 मेरा फेवरेबल केस निकल के आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर आइडल टाइम भी निकाल के दिखा देते हैं, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम कैसे निकलेगा, कितना आइडल टाइम हुआ है टोटल कर लेते हैं, 2163 126, ये सबसे आसान है कैलकुलेट करना, जितना आइडल टाइम है 2163 126। अब इसी टाइम पे कोई प्रोडक्टिव काम हुआ नहीं, फिर भी हमें इस टाइम का पेमेंट करना पड़ेगा, तो रेट कितना लगाएंगे, हमेशा स्टैंडर्ड रेट। तो इतने आवर के लिए जो भी रेट हम लोगों ने रेट के हिसाब से टोटल जो भी पेमेंट किया वो पूरा का पूरा मेरा वेरिएंस है, ठीक है। अब कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि स्टैंडर्ड में कोई आइडल टाइम था नहीं, तो एक्चुअली में ही था, स्टैंडर्ड में तो कोई था नहीं कि हम डिफरेंस चेक करें। तो यहाँ पर 210 इंटू 6, तो 1260, ये एडवर्स ही होगा अपने आप में, क्यों, क्योंकि ये तो बेकार का पेमेंट है, फालतू में ये पैसा हमें देना पड़ा, जिसके अगेंस्ट में हमें कोई मतलब प्रोडक्टिव काम किया, कुछ भी काम मिला ही नहीं हमें। तो ये हम लोग का हो गया लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे समझा के करवा दिया। अब तुम लोग का टास्क ये रहेगा कि तुम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे 4 कॉलम, यही सेम कॉलम बनेगा, ये टेबल बना के करके देखना चाहिए कि तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं। हम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि वो कैसे करके, अगर नहीं हुआ है तो हम बता देंगे कैसे होगा, बाकी सेम टेबल बनाना तुम लोग का ड्यूटी है, फिर उसको पुट करना भी ड्यूटी है और उसको कंप्लीट करना, ताकि तुम लोग के दिमाग में रहे। थोड़ा सा चैप्टर अलग टाइप का है लेकिन इंटरेस्टिंग है, समझोगे तो काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इस बहाने प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और इलास्ट्रेशन 7 हम देख लेते हैं, इलास्ट्रेशन 7 मेटेरियल का है कि लेबर का है, लेबर का है। इलास्ट्रेशन 7 एंड इलास्ट्रेशन 8 ये दो लेबर रिलेटेड है, ये तुम लोग कर सकते हो, 7 और 8 ये हम होमवर्क दे रहे हैं। इसके बाद
बजटेड वाला है ये, मतलब फिक्स्ड वाला है, ये नहीं होगा, ये हम दोनों होमवर्क देते हैं और इसको कंप्लीट करना है और इसको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दे रहे हैं। तो आज इतना ही करते हैं, लेकिन जरूर देखो, इसके बाकी क्लास में हम नहीं बोलते, लेकिन ये चैप्टर को नहीं देखोगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जरूरत हो तो क्लास एक बार फिर से सुनो, ठीक है? और अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।